आपने 2.1 से लेकर 2.4 तक के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लिए होगा। अगर आप लेक्चर नहीं भी देखते हो तब भी आपको थोड़ा बहुत आपसे, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट वगैरह क्लियर है तो आपसे हो जाएंगे। बट अगर आप जब एक्सेस सीधा 2.5 पे आते हो ना, क्वेश्चन का लेवल और जो चैप्टर है ना एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। 2.5, 2.6 और जो लास्ट एक्सरसाइज है, बिना गाइडेंस से आप ये क्वेश्चंस नहीं सही कर सकते हो। आपको एक बार सीखना पड़ेगा प्रॉपरली कि इसके कंसेप्ट्स क्या है। तो ये सारे कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ साथ आने वाले सारे कंसेप्ट्स को मैं इस लेक्चर में कवर करूंगा। तो एंड तक बने रहना। तीनों एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट इस लेक्चर में आपको मिलेगा टाइम स्टैम्प के साथ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो फिक्स्ड मंथली फी चार्ज करता है और एक एडिशनल कॉस्ट भी चार्ज करता है, जिस हिसाब से आप जो भी मॉड्यूल का मतलब आप ये समझो कोई कोर्स, जो आप जितने आप कोर्स परचेस करोगे उस हिसाब से एडिशनल कॉस्ट भी लगता जाएगा। बट अगर कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है तो उसको मिनिमम फीस तो देनी पड़ेगी। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट शी एक्सेस्ड 10 मॉड्यूल्स, उस बच्चे ने 10 मॉड्यूल खरीदे तो उसका बिल पड़ा 400 रुपए का। अब बोले कि when she accessed 14 modules, her bill was ₹500। अब बोले कि उस बच्चे ने जब 14 मॉड्यूल खरीदे, 14 कोर्सेस खरीदे तो उसका बिल आया 500 रुपए। अगर मंथली बिल वाई डिपेंड करता है कि आपने कितने मॉड्यूल्स परचेस करे, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, तो बोले कि जो रिलेशन है ना y इज इक्वल टू ax प्लस बी, इसमें a और b क्या होगा। तो स्टार्टिंग में मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप प्यारे बच्चे आए, बोला कि सर हमें ना नायर क्लासेस में एडमिशन चाहिए। तो आपने बोला सर ठीक है, नायर क्लासेस का फी स्ट्रक्चर बताओ क्या है। तो मैंने बोला आपको अगर ज्वाइन करना है तो आपको एक फिक्स्ड फी देना पड़ेगा, एक फिक्स्ड फी यहां पे देना पड़ेगा। इस फिक्स्ड मंथली फी है, ठीक है, हर मंथ एक फिक्स्ड फी तो आपको देना पड़ेगा, प्लस यहां पे आपको एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं। फिक्स्ड फी सबको देना पड़ेगा और एडिशनल चार्जेस भी देने पड़ेंगे। लेकिन एडिशनल चार्ज किस पे डिपेंड करेगा? एडिशनल चार्ज डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कोर्सेस अवेल्ड या नंबर ऑफ मॉड्यूल्स अवेल्ड, कितने आपने कोर्सेस खरीदे हैं यहां से, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कोई बच्चा है, इसने बोला कि सर हमारा ना बेसिक मैथमेटिक्स बहुत वीक है, हमें इंटीजर में, हमें बोर्ड मास में, हमें एक्सपोनेंट पावर्स में करने में दिक्कत होती है, तो एक बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स करना है हमें। और एक बच्चा आया, उसने बोला कि सर हमें वैदिक मैथ्स वाला भी करा दो। तो नंबर ऑफ कोर्सेस आप जितना ज्यादा परचेस करोगे उतना ज्यादा एडिशनल चार्ज लगता जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि वो बच्चा ना 10 मॉड्यूल खरीदता है, 10 मॉड्यूल के 400 रुपए वो बच्चा पे करता है, 400 रुपीज पे करता है। अब ध्यान देना कि इस 400 रुपए में फिक्स्ड फी भी होगा, जो फिक्स्ड मंथली फी में देता हूं ना, तो उस फिक्स्ड मंथली फी के साथ साथ ये 10 मॉड्यूल के चार्जेस को मिला के 400 रुपए है। और ऐसे ही जब वो बच्चा 14 मॉड्यूल परचेस करता है मान लो, तो उसको चार्ज पड़ता है 500 रुपए। तो आप देख रहे हो ना, जैसे यहां पे मैंने 10 मॉड्यूल से 14 मॉड्यूल करा तो चार्जेस भी बढ़ गए, तो मॉड्यूल का डिफरेंस आते ही यहां पे चार्जेस बढ़ गए। अब यहां पे बोला है कि अब ध्यान समझना, इफ द मंथली बिल वाई, अच्छा तो यहां पे इन्होंने वेरिएबल को डिफाइन कर दिया कि यहां पे जो आपका वाई है ना वो क्या है, वाई इज द मंथली बिल। ये आप मंथली बिल जो पे कर रहे हो, मंथली बिल आपने पूरे एक महीना फिक्स्ड फी और एडिशनल कॉस्ट को मिला के आपने कितना पे किया, टोटल कितना पे किया, वही आपका वाई है। अब क्या बोला गया यहां पे कि डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सिस्ट, कि मतलब आपका मंथली बिल डिपेंड करेगा कि आपने कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स खरीदे हैं। मान लो आपने एक्स नंबर ऑफ मॉड्यूल्स खरीदे हैं, तो आपका वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस तरह से कह सकते हैं वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इसका मतलब है कि आप जितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स खरीदते जाओगे मंथली बिल उतना बढ़ता जाएगा, ये कहने का मतलब, ठीक है। अब यहां पे क्या बोले लास्ट में कि हमें पता है ना कि एक लीनियर जो हमारा एक इक्वेशन होता है उसे कैसे लिखते हैं, एक लीनियर पॉलिनोमियल को या लीनियर इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है y इज इक्वल टू ax प्लस बी, राइट। y इज इक्वल टू ax प्लस बी, इसको लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे x की पावर क्या है, 1 है। यहां पे a क्या होता है, a स्लोप होता है, b y इंटरसेप्ट होता है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो ये y इज इक्वल टू ax प्लस बी वाला फॉर्मेट होता है। अब आपने बोला सर हम ये समझ गए कि y इज इक्वल टू ax प्लस बी है, लेकिन इसको हम इस क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करें। आप देखो यहां पे बोला था कि जब मैं 10 मॉड्यूल खरीदता हूं तो चार्जेस लगते हैं 400 रुपए, 400 रुपीज, और जब मैं 14 मॉड्यूल खरीदता हूं तो चार्जेस लगते हैं 500 रुपए, है कि नहीं। तो आप देखो यहां पे ये मेरा टोटल प्राइस है, टोटल प्राइस वाई है ना मंथली बिल, कि मेरे को पूरे महीने में इतना रुपए देना पड़ा, और एक्स क्या है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। तो देखा जाए तो दो केसेस बन रहे हैं। तो केस 1 में बोलूंगा जब मैंने 10 मॉड्यूल्स को परचेस किया, और केस 2 में बोलूंगा जब मैंने 14 मॉड्यूल को परचेस किया। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे सर हमें ना ये वाला इक्वेशन का यूज करना है, इसका यूज करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू इसमें डालनी है। तो पहले केस की बात करते हैं। अगर केस 1 की मैं बात करूं तो केस 1 में मेरा वाई क्या है, तो आप बोलोगे सर 400 रुपए का बिल आया, ए इज इक्वल टू ए इंटू मेरा एक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एक्स होगा 10। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, आप कितने मॉड्यूल्स खरीदते हो, तो आपने यहां पे केस 1 में आपने 10 मॉड्यूल खरीदा है प्लस बी। तो इसको मैं रीराइट करके लिख सकता हूं 400 इज इक्वल टू 10a प्लस बी, ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है।
ऐसे अगर मैं केस 2 की बात करूं, केस 2 का यूज करके अगर मैं एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा तो आप बोलोगे सर यहां पे मेरा टोटल बिल आया 500 रुपए और टोटल बी को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं इस क्वेश्चन में, इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स। एक्स क्या है? नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, मैंने 14 मॉड्यूल परचेज कर रखे हैं, प्लस बी। अब ये मेरा बन गया दूसरा इक्वेशन, इसको रीराइट करेंगे तो 500 इज इक्वल टू 14a प्लस बी। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे यहां पे करना है ना, मुझे यहां पे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। देखो आपके पास दो इक्वेशन है जिसके अंदर दो अननोन वेरिएबल्स है ए और बी। दो अननोन वेरिएबल्स का वैल्यू निकालने के लिए एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए होता है, तभी आप एक दो अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपके पास एक इक्वेशन है और दो अननोन वेरिएबल है तो आप कभी भी उस अननोन वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। तो एटलीस्ट आपके पास दो इक्वेशन तो होने चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में हमारे पास है। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो 400 इज इक्वल टू, आप बोलोगे 10a प्लस बी, तो 400 इज इक्वल टू 10a प्लस बी। ये मेरा 400 इज इक्वल टू 10a प्लस बी, ये मेरा पहला इक्वेशन था। और दूसरा इक्वेशन था 500 इज इक्वल टू 14a प्लस बी। तो 500 इज इक्वल टू 14a प्लस बी। आप देखना इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, जब आपने दो इक्वेशन लिखा आपको चेक करना है कि क्या दोनों इक्वेशन में कोई ऐसा वेरिएबल है जो एग्जैक्टली सेम है। तो आपने बोला जी सर, पहले वाले इक्वेशन में बी लिखा है, नीचे वाले इक्वेशन में भी बी लिखा हुआ है, तो क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम सेम है ना, उसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूं। अगर मैं यहां पे बी और बी को एलिमिनेट कर दूंगा तो मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा ए, और उसकी वैल्यू में इजीली निकाल दूंगा। तो हम यहां पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, जो कि आप एक्चुअली में अगले साल आपको सीखना था, लेकिन मैं आपको इसी साल इंट्रोड्यूस करा देता हूं। तो यहां पे इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो बी भी पॉजिटिव है, नीचे वाला बी भी पॉजिटिव है। मैंने बोला कि इसकी साइन को ना पलट दो, आप इसके साइन को पलट के माइनस कर दो, तो उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा बी ऊपर वाला और माइनस बी नीचे वाला। अगर आपने इस नीचे वाले का साइन पलट दिया, प्लस से माइनस कर दिया, तो इन सबका साइन नीचे वाले जितने भी आपने लिखे हुए ना टर्म्स, उन सबका साइन पलटेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा, ये भी माइनस साइन लगा दोगे आप, क्योंकि दो पॉजिटिव था, ये भी माइनस साइन लगा दोगे आप। तो ये हो जाएगा 400 माइनस 500 इज इक्वल टू 10a माइनस 14a प्लस b माइनस बी। आप देखो b माइनस बी क्या होता है, जीरो होता है, ये तो खत्म हो गया। तो 400 माइनस 500 इज माइनस 100 एंड 10a माइनस 14a इज माइनस 4a। तो यहां पे माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, तो 100 बाई a करोगे तो ये आ जाएगा आपका 25। 100 बाई 4, सॉरी 100 बाई 4 करोगे, 100 बाई 4 करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा a की वैल्यू 25। a क्या आ जाएगा, 100 बाई 4 इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब आपके पास अगर a की वैल्यू आ गई है, आप इस a को सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 25 इन कोई भी इक्वेशन डाल दो, 1 में डाल दो या 2 में डाल दो। इक्वेशन 1 आपको पता है, इक्वेशन 1 क्या है, 400 इज इक्वल टू, आपने बोला सर 10 इंटू ए तो 25 है, मैंने पता लगा लिया, प्लस बी। अब यहां से मैं बी की वैल्यू निकाल लूंगा, तो 400 इज इक्वल टू 250 प्लस बी। तो आपने बोला सर अगर मैं 250 को वहां ले जाता हूं तो 400 माइनस 250 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास। तो आप बोलोगे सर 400 माइनस 250 कितना होता है, 400 माइनस 200 होता है 200 में से और 50 माइनस करोगे तो ये रहेगा 150। तो बी आ जाएगा आपके पास 150। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 150, ये है बी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे ए और बी निकालने को बोला, देखो ये बोला था हमसे कि यहाँ पे ढूंढो कि ए क्या है और बी क्या है, तो ये दोनों हमने यहाँ पे ढूंढ दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम चलते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्जैक्टली वैसे है, अगर आप पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गए हो ना, तो दूसरा क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ईजी रहने वाला है। देखो, अ जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। जिम में बैडमिंटन कोर्ट भी, अच्छा। तो एक जिम है, जिम में ना एक फिक्स मंथली फी आपको देना पड़ता है। भाई आप वर्कआउट वगैरह करते हो तो एक फिक्स फी आपने दे दिया, बट होता है ना कस्टमाइजेशन होता है ना कि जिम में आपको कुछ और करना है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा। जैसे आपको बैडमिंटन यूज करना है, बैडमिंटन कोर्ट यूज करना है पर आवर, तो उसका एक एडिशनल कॉस्ट ये लोग चार्ज करते हैं। A student uses the gym. Observe that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was rupees 800, and when she used it for 15 hours, her bill was rupees 1100. If the monthly bill Y depends on the hours of use of badminton court X, according to the relation Y is equal to AX plus B, find the values of A and B. भाई कितना आसान क्वेश्चन है यार, एग्जैक्टली वही तो है, बस उन्होंने वहां पे कोर्स या मॉड्यूल के बारे में बोला था, यहाँ पे उन्होंने जिम लगा दिया, चेप दिया, सेम ही चीज है। तो यहाँ पे बात करते हैं जिम की। एक्चुअली में जिम में ना क्या है कि इस जिम में दो चार्जेस है। एक तो है फिक्स्ड फी, फिक्स्ड मंथली फी, ये तो आपको देना पड़ेगा मंथली फी, जिसमें आप वर्कआउट वगैरह करोगे, डंबल्स यूज करोगे, प्लेट्स यूज करोगे, ट्रेडमिल यूज करोगे, ये सब आपका फिक्स्ड मंथली फीस में काउंट हो जाएगा। बट अगर आपको एक्स्ट्रा कोई बैडमिंटन कोर्ट भी यूज करना है ना, तो आपको एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे।
एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे। एडिशनल चार्जेस क्यों देने पड़ेंगे? अगर आप 1 घंटे बैडमिंटन, एडिशनल चार्ज पर आवर का लगता है, 1 घंटे का एडिशनल चार्ज लगता है अगर आप बैडमिंटन यूज करते हो तो 1 घंटे के हिसाब से चार्जेस लगते हैं बैडमिंटन कोर्ट यूज करने का। ठीक है, तो दो चीजें हैं यहाँ पे भी, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। अब यहाँ पे बोला क्या है कि ए स्टूडेंट यूजेस द जिम, ऑब्जर्व दैट, इस बच्चे ने जब 10 घंटे के लिए बैडमिंटन कोर्ट यूज किया तो उसको पता चला कि उसका बिल जो है ना 800 रुपए का आया। और इसी बच्चे ने जब 15 घंटे के लिए जब बैडमिंटन कोर्ट यूज किया तो उसका बिल आया 1100 रुपए का। यार एग्जैक्टली सेम वैसे ही तो है। और यहां पे इन्होंने क्या बोला है, जो मंथली बिल है वाई, मंथली बिल वाई क्या है, यहाँ पे वाई को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया एज मंथली बिल। ये वेरिएबल है हमारा जो मंथली बिल है, और मंथली बिल चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन आप उस महीने में बैडमिंटन कोर्ट आपने यूज किया कि नहीं यूज किया। और मंथली बिल किस पे डिपेंडेंट है? मंथली बिल डिपेंडेंट है ऑन द आवर्स ऑफ यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट, मतलब पर आवर यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट, और यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला गया, हमें सेम एग्जैक्टली वैसे जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी होता है ना, आपने बोला कि सर y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, ये एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। ये लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है और a जो है x का कोएफिशिएंट है और b एक कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बोला कि y मंथली बिल है, तो आप देखो मंथली बिल, उस बच्चे ने क्या बोला कि उस बच्चे ने जब 10 घंटे के लिए यूज किया तो उसका जो बिल आया 800 रुपए का आया। इफ द मंथली बिल y डिपेंड्स ऑन द आवर्स ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट x अकॉर्डिंग टू द, तो उसने जब 10 घंटे के लिए यहाँ पे ये यूज किया तो आप बोलोगे सर x हो जाएगा नंबर ऑफ आवर्स, 10 आवर्स हो जाएगा x, और y क्या हो जाएगा, मंथली बिल हो जाएगा। कितना बिल आ रहा है इसका, 800 रुपए का बिल आ रहा है। अच्छा, इस केस में ये हो गया। दूसरे केस में x क्या हो जाएगा, आपने बोला सिर्फ 15 आवर, अगर वो 15 आवर के लिए अपना बैडमिंटन कोर्ट यूज करता है तो उस महीने में तो उसका बिल पड़ता है 1100 रुपए का, तो बिल आ गया उसका 1100 रुपए का। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस लगाओ, ये 10 घंटे एक दिन में नहीं है, एक दिन में 10 घंटे कोई बैडमिंटन कोर्ट में बैठेगा क्या, 15 घंटे थोड़ा ना बैठेगा बैडमिंटन कोर्ट में, तो ये पूरे महीने का है। तो पूरे महीने में उसने 10 आवर बिताए होंगे बैडमिंटन कोर्ट पे तो उसका 800 रुपए का चार्ज लगा। किसी ने 15 घंटे बिताए होंगे बैडमिंटन कोर्ट पे तो उसका 1100 रुपए चार्ज लगा। अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी है, तो यहां पे आप बोलोगे सर यहाँ पे ना पहले केस की बात करते हैं तो y की जगह पे 800 रखो, a लिखो, x की जगह पे 10 रखो और प्लस b लिखो, तो ये हो जाएगा 10a प्लस b इज इक्वल टू 800। ठीक है, ये हो गया इसका इक्वेशन, मैंने बना दी इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी बात करते हैं, ये वाला इसकी बात करूंगा तो आप बोलोगे सर 1100 बराबर a इंटू 15 प्लस b, तो ये हो जाएगा, इसको रिराइट करूंगा तो 15a प्लस b इज इक्वल टू 1100। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने बोला मेरे को यहां पे इन दोनों इक्वेशन से a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है यहां पे तो मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करूंगा, और एलिमिनेशन मेथड में मुझे एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो सेम है। ठीक है, तो मैंने देखा b यहाँ पे सेम है, तो उसको एलिमिनेट करना बहुत आसान है, बस इसके साइन पलट दो नीचे वाले की, तो नीचे वाले की साइन पलटते सबकी साइन पलट जाएगी, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10a माइनस 15a, और ये हो जाएगा प्लस b माइनस b इज इक्वल टू 800 माइनस 1100। तो आपने बोला सर 10a माइनस 15 होता है माइनस 5 है, ये तो पूरा जीरो हो गया, b माइनस b कट गया, इसलिए तो हम एलिमिनेशन लगा रहे थे। 800 माइनस 1100 तो ये हो जाएगा माइनस 300। तो आपने बोला सर a की वैल्यू हो जाएगी 300 अपॉन में 5 जो कि होता है 60, तो a की वैल्यू मेरी आ जाएगी 60। a की वैल्यू अगर मुझे 60 मिल गई तो यहां से मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी b की भी। तो आपने बोला सर 1100 बराबर, जैसे मैं इस इक्वेशन का यूज करता हूं, 1100 बराबर a की जगह पे 60 को रखो इंटू 15 प्लस b, तो आपने बोला सर 15 6 90 होता है, तो ये 900 हो जाएगा प्लस b, तो 1100 इज इक्वल टू 900 प्लस b, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपने बोला सर 1100 माइनस 900, ओहो 1100 माइनस 900 जो कितना हो जाता है 200, तो b की वैल्यू आ जाएगी 200। तो आपका a 60 आ गया और b 200 आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं और सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहां पे क्या बोला गया, कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर्स मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट व्हिच इज गिवन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू a डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस b। Find A and B given that ice melts at 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो यहां पे जो हमें डेटा दिया ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में सारा जो गेम था हमारा बिल, मंथली बिल क्या आ रहा था और कितने आवर्स के लिए आपने जिम को यूज करा, या फिर उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था,
कितना मंथली बिल आ रहा था, और एक वेरिएबल क्या था आपका, आपने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने परचेस करे। तो यहां पे दो वेरिएबल्स क्या क्या है, एक टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस में, एक टेम्परेचर का यूनिट डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है। तो यहाँ पे बोला भी हुआ है कि जो आपका आइस मेल्ट होता है ना, जब मैं बात करता हूं आइस मेल्ट होने की, तो दो चीजें दे रखी है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने बोला आइस मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस को ही मैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलता हूं। दोनों एक ही चीज है, 0 डिग्री सेल्सियस ही 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जैसे हम बोलते हैं ना 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, तो डिफरेंट यूनिट्स किसके हैं, वो मास के डिफरेंट यूनिट है, किलोग्राम और ग्राम। वैसे यहाँ पे टेम्परेचर के दो यूनिट्स है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो जैसे वाटर बॉइलिंग के बारे में बात कर रखी कि जो पानी बॉयल होता है किस टेम्परेचर पे पानी बॉयल होता है, आपने बोला सर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होता है, और ये फ़ारेनहाइट में ना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो अब हमें पता है कि एक्चुअली में आपको जो आपका जो इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, इस y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी में y की जगह पे आपके क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, और यहाँ पे इस x की जगह पे डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है। बाकी सब कुछ सेम है, a की जगह पे a है और b की जगह पे b है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये आपका केस नंबर 1 हो जाएगा। ये केस 1 है, ये आपका, दिस इज योर केस 1, ये केस 1 है, ये केस 1। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा केस 2, केस 2। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं इन दोनों केस का यूज करके मुझे इक्वेशंस बनाने हैं, मुझे इसको सॉल्व करना है, तो आप बोलोगे कि सर एक काम कर सकते हैं, हम यहां पे सबसे पहले केस का यूज करेंगे, y इज इक्वल टू क्या, डिग्री सेल्सियस। तो 0 इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा a इंटू, मेरा डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है 32, तो a इंटू 32 प्लस b। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 32a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। अच्छा, सेकंड केस में क्या बोला हुआ था कि 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212, तो 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू a इंटू 212 प्लस b। आपने y की जगह पे डिग्री सेल्सियस वाला वैल्यू रखा और आपने x की जगह पे डिग्री फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू लिख दी। तो इसको मैं रिराइट करूंगा तो ये हो जाएगा 212a प्लस b इज इक्वल टू 100। तो ये मेरे पास आ जाएंगे दो इक्वेशंस। अब आप देखो, आपका दूसरा इक्वेशन ये है और आपका पहला इक्वेशन क्या था, 32a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो वही तरीका यहां पे भी हमें अपनाना है। ये हमारा पहला इक्वेशन था कि यहां पे अगर दोनों वेरिएबल सेम सेम है, तो मुझे यहां पे एक वेरिएबल एलिमिनेट करना बहुत आसान है, बस साइन को पलट दो, यहां पे भी नेगेटिव साइन लगा दो, यहां पे भी नेगेटिव साइन लगा दो। तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 100 माइनस 0 तो 100 होता है, और b माइनस b तो 0 होता है, और 212 माइनस 32 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2 माइनस 2 0, 3 a 80, ये हो जाएगा 180, 180a। तो आपकी a की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 100 अपॉन में 180। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 180 सही आएगा, सही है। तो 0 से 0 काटा मैंने, तो अब 2 से काटूंगा, 2 5 10, 2 9 18, तो a इज इक्वल टू 5 अपॉन में 9 आ गया। a की वैल्यू को कहीं पे भी डालो, b की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने बोला सर मैं इसमें डालूंगा, ये b की वैल्यू डालने के लिए ना, निकालने के लिए मैं इसमें डालूंगा। तो आपने बोला सर a 32a इज इक्वल टू, या फिर b इज इक्वल टू, मैं इसको रीराइट कर सकता हूं, b इज इक्वल टू, इसको काटो, b इज इक्वल टू माइनस 32a। तो आपने बोला b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 32 इंटू 5/9, तो ये हो जाएगा माइनस 160 अपॉन में 9। तो b की वैल्यू भी आपने यहाँ पे निकाल दी। देखो a और b ना कॉन्स्टेंट्स है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इजी था ना, पहले वाला जैसे ही सब कुछ सेम सेम है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। तो आपके पहले सारे एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे 2.5 वो सारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.6 की तरफ। बच्चों इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ना, इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट्स आते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो 2.6 और उसके बाद आने वाला लास्ट एक्सरसाइज, इसमें आप फंस सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे। अब कंसेप्ट क्या है कि आप देखना कि हमें अभी पता है, हमने अभी जैसे 2.1 कर लिया, 2 कर लिया, 2.3, 2.4, 2.5 सब कुछ कंप्लीट कर लिया। तो हमें इतना तो पता है कि एक लीनियर इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू ax प्लस बी लिखते हैं। y इज इक्वल टू ax प्लस बी, ये हमारा लीनियर इक्वेशन को लिखने का फॉर्मेट होता है। जहां पे हम इसे लीनियर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 होती है, इसलिए हम इसको लीनियर कहते हैं। अब यहाँ पे समझो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप इसमें x को इनपुट डालोगे, इसमें ऐसा मत समझो कि y इज इक्वल टू ax प्लस बी। एक ax प्लस बी एक ऐसा मशीन है जिसमें x आप इनपुट डालते हो ना, तो आपको आउटपुट के तौर पे आपको y मिलता है। जब आप x को इनपुट डालते हो, यहां पे कोई इनपुट डालोगे तो आपको आउटपुट में y मिलेगा। ठीक है, तो इसको जब भी हमें प्लॉट करना हो, जैसे अगर मेरे को कभी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को प्लॉट करना हो, जैसे इसमें ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों समझना कि हमेशा हम इनपुट को ना यहां लिखते हैं। ये मेरा इनपुट होता है, जो भी आप वैल्यूज इस लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर डाल सकते हो वो आप यहां लिखोगे,
और उसका जो आउटपुट आएगा वो हम यहाँ पे वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट को, ठीक है। आउटपुट को हम कभी कभी वाई बोल देते हैं, या फिर इसको कभी कभी आप ऐसा लिखा पाओगे एफ ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स लिखा होगा या फिर पी ऑफ एक्स लिखा होगा। इन सबका मतलब ये होता है, मैं बताता हूं आपको, इसका मतलब ये होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। क्या बोलते हैं इसको? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। तो सब कुछ मतलब एक ही है। आपको यहाँ पे कभी y की जगह पे एफ ऑफ एक्स भी लिखा दिख सकता है, एक ही बात है, यानी कि आउटपुट से है हमारा मतलब। अब यहाँ पे समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको कि यहाँ पे ना एक पेज ऐड करते हैं, और नहीं, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में ये a क्या है, ये b क्या है, इसको समझाने वाला हूं। जो आपका x का कोएफिशिएंट होता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x, जो इस केस में क्या है a है, वो पता है क्या होगा? वो आपका स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ ये होगा। अब ये स्लोप ऑफ द ग्राफ का मतलब क्या हुआ? स्लोप ऑफ द ग्राफ का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो एक लाइन है, ये मैंने एक लाइन बना दी, ऐसे ही ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे। तो आपका लाइन स्लोप, ध्यान समझना स्लोप का मतलब क्या होता है। अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरा, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मेरा ये वाला जो लाइन है ना, मेरा लाइन, इसका नाम दे देते हैं, लेट्स से इसका नाम है एल। मेरा लाइन एल जो है ना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना ऊपर की तरफ उठा और ये कितना आगे की तरफ गया, इसका रेशियो ही डिसाइड करता है कि आपका स्लोप क्या है। तो इसको हम बोलते हैं, एक्चुअली मैं समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, राइस ओवर रन बोलते हैं, राइस ओवर रन। राइस का मतलब कि आपका ये लाइन कितना ऊपर उठा और डिवाइड बाय आपका लाइन कितना आगे की तरफ गया। तो आप देखो कि यहां से अगर मैं 2 पॉइंट की बात करूं, अगर मैं इस लाइन पे 2 पॉइंट लेता हूं, लेट्स से कि मैंने 2 पॉइंट लिए, एक मैंने ये वाला पॉइंट लिया, एक मैंने ये वाला पॉइंट लिया, एक मैंने ये वाला पॉइंट लिया, तो इसमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का स्लोप ये होगा। अगर मैं इसमें से एक ऐसे डॉटेड लाइन पास करा दूंगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो दो डॉट्स है ना, ये जो दोनों पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाइन मेरा कितना ऊपर की तरफ गया और यहां से यहां तक मेरा लाइन कितना हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ गया। तो इसी चीज को कितना ऊपर गया, ऊपर के लिए ये कितना ऊपर गया, ये वाला ऊपर के लिए, और कितना आगे की तरफ गया उसके लिए ये। तो इसी रेशियो को हम स्लोप बोलते हैं, राइट? आपको समझ आ गया? तो आपके इक्वेशन में कभी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ दिखे ना, तो इसके अंदर जो a होता है ना, वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज योर स्लोप, ठीक है? ये हो गया। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जब भी आपका कोई भी लाइन, जब भी एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है ना, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। लीनियर इक्वेशन ग्राफ विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों? लीनियर इक्वेशन ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, कोई कर्व नहीं होगा, कोई हाइपरबोला नहीं होगा, कोई पैराबोला नहीं होगा, कोई सर्कल नहीं होगा, हमेशा एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, क्या पता वो ओरिजिन से ही निकलता हो स्ट्रेट लाइन हो, तो एक स्ट्रेट लाइन होगा लीनियर इक्वेशन ग्राफ हमेशा, इतना ध्यान रखना है। तो जब भी हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो हम उसका स्लोप नापते हैं, स्लोप मेजर करते हैं, वो लाइन कितना ऊपर उठा हॉरिजॉन्टली, कंपेयर करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना ऊपर की तरफ उठा हुआ है और हॉरिजॉन्टली वो कितना आगे की तरफ गया हुआ है, 2 पॉइंट्स के बीच में। अब यहां पे ना जब हमें स्लोप पता है, मैं बताता हूं आपको एक और कंसेप्ट बताता हूं। अगर मेरा स्लोप, देखो, अगर मेरा स्लोप लेस देन जीरो हो, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर डीके बोलते हैं, ठीक है? अगर मेरा स्लोप ग्रेटर देन जीरो, यानी कि a लेस देन जीरो का मतलब अगर स्लोप मेरा नेगेटिव हो, a ग्रेटर देन जीरो का मतलब स्लोप मेरा अगर पॉजिटिव हो, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। क्या बोलते हैं? लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। a लेस देन जीरो लीनियर डीके होता है, a ग्रेटर देन जीरो लीनियर डीके होता है। अगर आपका a लेस देन जीरो है, तो उस टाइम पे जब आप ग्राफ बनाओगे ना, तो आप उसका ग्राफ का झुकाव कुछ ऐसा होगा, हमेशा इस तरफ को होगा झुकाव, ये इस तरफ को होगा। और अगर जब आपका a ग्रेटर देन जीरो होना, तो आपका ग्राफ ऐसे पास होगा, इस तरफ को पास होगा, ऐसे इस तरफ होगा पास, ठीक है? तो और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज है? और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है b। आखिरकार ये b क्या है? तो ये b का मतलब होता है y इंटरसेप्ट। b इज एक्चुअली में y इंटरसेप्ट। अब ये y इंटरसेप्ट क्या हुआ सर? y इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ कि जब आप एक ग्राफ ड्रॉ करोगे, जैसे आपने यहां पे, जगह तो है ही नहीं, एक पेज ऐड करते हैं। जब आप एक ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो इस ग्राफ में जैसे मान लो आपकी ये लाइन है, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं बी इंटरसेप्ट का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पे आपका लाइन आपके y एक्सिस को क्रॉस कर रहा हो, उस पॉइंट को हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यही आपका y इंटरसेप्ट है। उसका पॉइंट कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, b,
ये आपका वाई इंटरसेप्ट होगा। ग्राफ जिस पॉइंट पर वाई एक्सिस को क्रॉस करता है उसी पॉइंट को हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। कॉमन सेंस लगाओ, एक लाइन एक ही बार तो पास होगा ना इस एक्सिस से, वाई एक्सिस से। ये वाई एक्सिस है मेरा और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। आप खुद सोच के देखो कि एक लाइन जब वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो वो एक ही पॉइंट को टच करेगा ना, एक स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट को टच करेगा। तो जिस पॉइंट को टच करता है ना वाई एक्सिस को, उसी को हम बी बोलते हैं। आई होप आपको y इज इक्वल टू ax प्लस बी में आपको y क्या होता है मैंने समझा दिया, आउटपुट होता है, x क्या होता है इनपुट होता है मैंने समझा दिया, a क्या होता है स्लोप होता है मैंने समझा दिया, और b क्या होता है y इंटरसेप्ट होता है मैंने समझा दिया। अब इसमें बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको देखते हैं। मेरे ख्याल से इतने की जरूरत है क्वेश्चंस को करने के लिए। अगर और भी कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मैं आपको तब समझा दूंगा। तब क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। ठीक है, बहुत आसान। तो सबसे पहला वाला केस क्या है, यहां पे सबसे पहला वाला केस है y इज इक्वल टू 4x। तो आप एक चीज बताओ कि y इज इक्वल टू 4x में क्या यहाँ पे b है? b तो है ही नहीं। y इज इक्वल टू ax प्लस b फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू ax प्लस b में b लिखा नहीं, तो मैं यहाँ पे b को 0 मानूंगा। b इज इक्वल टू 0 है क्योंकि b लिखा ही नहीं है यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में। तो b इज इक्वल टू 0 का मतलब ये होगा जो आपका ग्राफ पास होगा ना वो ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि आपका b 0 का मतलब है कि वो ओरिजिन से पास हो सकता है। अब यहां पे देखो सेकंड चीज, आपका a कितना है? यहाँ पे a है 4। ये हो गया मेरा स्लोप, ये स्लोप है। आप देखो स्लोप मेरा क्या है यहाँ पे? ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था जब ग्राफ बनेगा तो पॉजिटिव स्लोप का ऐसे ग्राफ बनेगा, इस तरफ को होगा, ऐसे बन सकता है ग्राफ आपका। चलो बना के देखते हैं ऐसा ग्राफ कैसे बनता है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिए क्या होता है? हमें सबसे पहले एक टैबुलर कॉलम चाहिए, हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। मैं ग्राफ को कैसे बनाऊंगा? मेरे को अगर एक लाइन बनाना है, अगर मेरे को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज करके मेरे को कोई एक लाइन बनाना है, तो आप बोलोगे सर इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? इसके लिए हमें चाहिए होते कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैंने बोला कि यहां पे काम करते हैं, यहां पे मैं लिखूंगा एक्स और यहां पे मैं लिखूंगा वाई। अरे यहां पे मैं लिखूंगा वाई। तो आपने बोला सर जब मैं इस इक्वेशन में, मेरे पास इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 4x। जब मैं यहां पे x को 0 रखता हूं तो y भी 0 हो जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं x को 0 रखूंगा यहाँ पे तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x 0 तो y भी 0। अब मैं अगर x को 1 रखता हूं, ठीक है, x को क्या रखता हूं? 1 रखता हूं, तो y क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मेरे पास 2 पॉइंट आ गया। या फिर अब मैं x को तीसरा पॉइंट चाहिए तो x को -1 रखूंगा तो y क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। इन पॉइंट्स का यूज करो, इन कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है मेरे पास? 0,0 एक कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट 1,4, तीसरा कोऑर्डिनेट 1,-4। तो इसको एक फ्रेश पेज पे करते हैं, इस वक्त ऐसे ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो आपने बोला सर ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया यहाँ पे एक्स एक्सिस, ठीक है। और आपने बोला सर ये 0 है। अब ध्यान से देखना कि हमें एक्स पे कहां तक जाना है। ये मेरा एक्स 0, 1, 1, लेकिन हमें वाई नीचे -4 तक जाना, ऊपर 4 तक और -4 तक नीचे। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4। तो ये हो गया 4, 1, 2, 3, 4, और ये हो गया नीचे -1, -2, -3, -4। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे ध्यान सुनना, ये मेरा हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये मेरा हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस में हमें कहां तक जाना है? 1 तक जाना है। सॉरी ये -1 था, नहीं वाला कोऑर्डिनेट, ये -1 था। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हमें -1 तक जाना है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मुझे 1 तक जाना है। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट क्या था? 0,0। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। किससे मार्क करें? ग्रीन से करते हैं। 0,0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा 0,0। मैंने लिख दिया 0,0 ये वाला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट 1,4। 1,4 का मतलब अगर मैं ऐसे डॉटेड लाइन को ऐसे ऊपर ले जाऊं, यूं स्ट्रेट ले जाऊंगा, अरे स्ट्रेट बनेगा नहीं, बड़ा आप लोग स्केल से बनाना। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना जहां पे मेरा ये दोनों पॉइंट्स मीट, ये वाला 1 से ऊपर की तरफ और 4 से राइट की तरफ जाऊंगा, तो ये जो पॉइंट मुझे मिलेगा ना, यही पॉइंट क्या होगा मेरा? यही पॉइंट होगा मेरा 1,4। अगला कौन सा था? -1,-4। तो -1,-4 का मतलब अब -1 से ऐसे वर्टिकली -4 की तरफ गए और -4 से आप हॉरिजॉन्टली -1 की तरफ गए, तो जो मीटिंग पॉइंट होगा ना यही होगा -1,-4। अब आप देखो अगर इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं एक स्ट्रेट लाइन से, तो आप बोलोगे सर ये हमें इसका मिल रहा है ग्राफ, लेकिन ये स्ट्रेट बनेगा नहीं, बट आप स्केल से बनाना, मैं कोशिश करूंगा स्ट्रेट बने। चलो ये स्ट्रेट लाइन होगा जो कि पास होगा किससे? आपके ओरिजिन से। अब जब आपका लाइन बन जाए ना, इस लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन लिख देना। क्या था ये लाइन? एक्चुअली था क्या? y इज इक्वल टू 4x। तो ये मेरा हो गया y इज इक्वल टू 4x। y इज इक्वल टू 4x। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बनाना आ गया होगा, बहुत ईजी है। यहां पे लिख देना पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां पे लिख देना नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहां पे पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। बस इतना ही था, इजी है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
y इज इक्वल टू 2x, ये y इज इक्वल टू 2x भी एग्जैक्टली सेम ऐसे ही करना है, और y इज इक्वल टू x भी एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। मैं y इज इक्वल टू 2x का भी करके दिखाता हूं, y इज इक्वल टू x आप होमवर्क में करोगे तो y इज इक्वल टू 2x कैसे होगा, आप देखना है यहां पे y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x है मेरे पास, y इज इक्वल टू 2x। तो आप बोलोगे सर y इज इक्वल टू 2x में सबसे पहले आपने बताया कि हमें सबसे पहले टैबुलर कॉलम बनाना होता है ताकि हम कोऑर्डिनेट्स बना पाए। तो आपने बोला कि सर एक काम करते हैं, यहाँ पे x और y लिखते हो, तो सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट आएगा मैं x को 0 रखूंगा तो y भी 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूं यहाँ पे फर्स्ट केस, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 0, तो मेरा y भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो x को 0 रखते y भी 0 आ गया, वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे। सेकंड में आप अपने मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हो, आप x को 1 रखो, तो आप बोलोगे सर जब आपने x को 1 रखा तो y आ जाएगा 2 इंटू 1 जो कि होता है 2, तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x को 1 रखा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 भी काफी है, अगर आपके स्कूल में टीचर्स 2 से ज्यादा पॉइंट्स लेती है, 3 लेती है तो 3 भी कर लेना। तो यहां पे मैं एक बार बना के दिखाता हूं ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये मैंने बना दिया मेरा पॉजिटिव y एक्सिस, ये मेरा है पॉजिटिव x एक्सिस, हमें नेगेटिव की तरफ जाने की जरूरत नहीं है तो मैं नेगेटिव लिखूंगा नहीं यहाँ पे कुछ भी। और आप देखना पहला मेरा पॉइंट होगा 0,0, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 0, दिस इज 0,0, कोऑर्डिनेट हमेशा से लिखना। फिर दूसरा वाला जो मेरा कोऑर्डिनेट है वो है 1,2। देखो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है ना, 0,0 और 1,2। 1,2 का मतलब क्या हुआ, 1,2 का मतलब ये मेरा 1 हो गया x एक्सिस पे, ये यहाँ पे y एक्सिस पे 1, ये मेरा 2 y एक्सिस पे, तो 1,2 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। तो आप देखो कि जो आपका लाइन बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, देखो ये ऐसे स्ट्रेट ऐसे बनेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप ध्यान से देखना, पिछले क्वेश्चन में भी जो आपका ग्राफ बना था वो ऐसे बना था। क्यों बना था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, देखो यहाँ पे देखो कि आपका जो स्लोप है वो क्या है, स्लोप आपका यहाँ पे पॉजिटिव है, स्लोप ग्रेटर देन 0 है, तो आपका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, झुकाव इस तरफ होगा, राइट एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ झुकाव होगा। तो यहाँ पे भी देख लो आप, क्योंकि स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है, स्लोप क्या है यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 है इस क्वेश्चन में, और b इज इक्वल टू 0 है। क्यों, क्योंकि आप बोलोगे सर y इज इक्वल टू, फॉर्मेट जो होता है क्या होता है, फॉर्मेट जो होता है वो होता है y इज इक्वल टू ax प्लस b। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो y इज इक्वल टू 2x लिखा हुआ है, b तो है नहीं, तो उसका मतलब b की जगह पे 0, तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू 2 मिल जाएगी, b की वैल्यू 0 मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट, यही मेरा y इंटरसेप्ट है, मतलब कि ये जो मेरा ग्राफ है ये y एक्सिस को ओरिजिन पे कट करता है। b इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, b इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि ओरिजिन को इस पॉइंट पे कट करता है। अब आपने कोऑर्डिनेट्स दूसरा वाला क्या था 1,2, ये हो गया, और इसको इस लाइन के ऊपर इसका इक्वेशन लिख देना y इज इक्वल टू 2x, हो गया ग्राफ आपका। ऐसे ही इतना सिंपल है यार, ये कुछ नहीं है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसका थर्ड पार्ट आप खुद से करना, ए बी का मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब ये मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ना वो स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर हमारा जो एक्चुअल फॉर्मेट होता है वो होता है y इज इक्वल टू ax प्लस b, होता है कि नहीं होता, y इज इक्वल टू ax प्लस b होता है। तो आपने बोला सर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में देखा y इज इक्वल टू -6x, b तो है नहीं, तो b की जगह पे 0 लिखा, यानी कि मेरा y इंटरसेप्ट 0 है, मतलब y एक्सिस को 0 पे क्रॉस करता है, मतलब y एक्सिस को 0 पे क्रॉस करने का मतलब कौन सा पॉइंट हो गया, वो हो गया ओरिजिन वाला पॉइंट। अब यहाँ पे देखना कि आपका स्लोप क्या है, यहाँ पे आप बोलोगे सर -6, नेगेटिव स्लोप है। अब मैंने आपको बताया जब भी स्लोप नेगेटिव होते हैं तो ग्राफ का ना वो झुकाव इस तरफ होगा, इस तरफ ग्राफ इस तरफ झुकेगा। तो अब एक बार बना के देखते हैं। तो आपने बोला सर a इज इक्वल टू -6x का मतलब ये लीनियर डीके भी होगा, लीनियर डीके भी होगा यहाँ पे। तो a इज इक्वल टू -6 और b इज इक्वल टू 0 है, इसका ग्राफ बनाए। तो आप बोलोगे सर इसका ग्राफ बनाते हैं नेक्स्ट पेज पे। मैंने बोला ये मेरे पास हो गया एक लाइन, मैंने बोला सबसे पहले y इज इक्वल टू -6 से ग्राफ बनाने के लिए मुझे चाहिए एक टैबुलर कॉलम जिसकी मदद से मैं कोऑर्डिनेट्स बना पाऊंगा, कोऑर्डिनेट्स ढूंढ पाऊंगा। तो x हो गया, ये y हो गया। मैंने सबसे पहला x को 0 रखा तो y भी 0 आ गया, x को मैंने 1 रखा तो y -6 आ गया। तो आप खुद देखो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये -1। देखो मुझे नेगेटिव x एक्सिस पे 6 तक जाना है, तो ये हो गया, ये सॉरी -1 है, तो -1 -2 -3 -4 -5 और ये नीचे जाओगे आप सीधा तो ये हो जाएगा -6। तो 1, -6 वाला जो पॉइंट होगा ना वो ये वाला पॉइंट होगा। दिस विल बी योर 1, -6, दिस विल बी योर 1, -6। ये वाला पॉइंट कौन सा है, 1, -6 वाला। और ओरिजिन वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट। ओरिजिन वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट 1, -6। तो आप देखोगे सर आपको जो लाइन जाएगा ना ग्राफ का वो ऐसे जाएगा, देखो इसमें से, अरे यार थोड़ा सा टेढ़ा बन गया बट आपको ओरिजिन से होते हुए जाएगा, ये ओरिजिन पे मिला देना। देखो मैंने क्या बोला था आपको, जब स्लोप नेगेटिव होगा तो ग्राफ का झुकाव इस तरफ होगा, है ना। तो ये लाइन के ऊपर लाइन की इक्वेशन लिख देना, ये है y इज इक्वल टू -6x, दिस इज y इज इक्वल टू -6x, ठीक है।
आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ये कोऑर्डिनेट 0,0। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। बहुत इजी यार। y इज इक्वल टू माइनस 3x भी ऐसे ही होगा और y इज इक्वल टू माइनस x भी ऐसे ही होगा एग्जैक्टली। अब क्या है इसमें, हाँ अब इसमें देखो क्या है कि बाकी जो इसमें बचे हुए क्वेश्चन है वो खुद से ट्राई करके देखना। सारा अगर मैं स्पून फीड कर दूंगा तो आप कैसे सीखोगे? खुद से बना के देखना। फिर कुछ मिस्टेक आता है ना, कुछ आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अब देखो y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। मैंने बोला जो मेरा फॉर्मेट होता है एक लीनियर इक्वेशन को लिखने का वो होता है y इज इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, तो यहां पे देखो बीच में प्लस का साइन है तो कंफ्यूज हो रहे हैं आप, तो एक काम करो इसको रीराइट करो और लिखो y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस 1। तो यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो a है वो 3 हो जाएगा और जो मेरा b है वो माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि y इंटरसेप्ट जो है इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा y एक्सिस, मेरा ग्राफ जो है वो y एक्सिस पे माइनस y एक्सिस पे -1 पे क्रॉस होता हुआ निकलेगा और स्लोप मेरा इसका 3 है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब मेरे ग्राफ का झुकाव इस तरफ होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए। ये मेरे ग्राफ का झुकाव होगा, इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर कि इसको प्लॉट कैसे करें? तो प्लॉट करने का हमेशा सेम ही रूल है। सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। आप कोऑर्डिनेट निकालोगे, यहाँ पे x और y को रखोगे, तो ये हो गया मेरा x और ये हो गया मेरा y। जब आप x को 0 रखोगे, देखो 3x माइनस 1 है ना, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 है। जब आप x को 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तक के देखो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 1। तो जैसे ही आपने x को 0 पुट करा यहाँ पे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? आपने बोला अगर मैं y को y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 में अगर मैं x को 1 पुट कर दूं, x को मैं क्या पुट कर रहा हूं यहाँ पे? 1 पुट कर रहा हूं, तो x को 1 पुट करते क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2, तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये आ गया y इज इक्वल टू 2। अब अगर मैं और एक और कोऑर्डिनेट चाहिए क्या? ये इससे काफी, इतना ही बनाए। एक और ले ले, एक और काम करते हैं इसका। क्या करें 1 हो गया, -1 ले लेते हैं। चलो लेट्स से हमने x को -1 ले लिया, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 -1। 3 इंटू -1 कितना होता है? -3 होता है। -3 -1 -4 होता है, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब मैं चलता हूं और आपको समझाता हूं कि इस ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो मैंने सबसे पहले क्या करा? मैंने सबसे पहले एक एक्स वाई एक्सिस बनाया। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें y पे -4 तक जाना है, ऊपर ज्यादा नहीं जाना। तो ऊपर को छोटा रख के, ऊपर वाले पार्ट को छोटा रख के मैं एक्स एक्सिस को यहां से क्रॉस कराऊंगा। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई। दिस इज माई पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज माई नेगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज माई पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस में कुछ लेना है क्या? आपको लेना है 2 तक जाना है मैक्सिमम। तो ये हो गया आपका 1 और ये आ गया 2, ये 2 1 2 और ये 0। ठीक है, और आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाना है क्या? -1 तक जाना है। बहुत ही आसान, तो -1 हो गया ये वाला पॉइंट। और पॉजिटिव पे +1 +2 तक गए, और नेगेटिव नीचे वाई एक्सिस पे हमें -4 तक जाना है। तो ये हो गया मेरे पास -1 -2 और ये -3 और ये -4। ये कोऑर्डिनेट्स हमने, ये पॉइंट्स हमने मार्क कर दिया अपने एक्सिस पे। अब कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो आप बोलोगे सर 0, -1 एक कोऑर्डिनेट है हमारा, 0, -1 0, -1। दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1, 2 1, 2, और तीसरा कोऑर्डिनेट है हमारे पास, आप बोलोगे सर -1, -4 -1, -4। अच्छा, इसको प्लॉट करते हैं। तो आप बोलोगे तो सबसे पहला है 0, -1। 0, -1 का मतलब ये होता है कि x एक्सिस तो 0 है लेकिन y एक्सिस पे -1, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, दिस विल बी योर 0, -1। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट 1, 2। 1 का मतलब x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 2। तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा, ऊपर से ऐसे ज्वाइन कराता हूं आऊंगा, मतलब 1 से आपको 2 की तरफ जाना है ऊपर y एक्सिस पे, और 2 से 1 की तरफ जाना है। तो ये जो मीटिंग पॉइंट होगा यही आपका क्या होगा? यही आपका, एक सेकेंड, यही आपका क्या होगा? यही आपका 1, 2 हो जाएगा। 1, 2। अरे ग्राफ ही मिट गया, शिट, अरे यार, चलो ठीक है, 1, 2 हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट की अगर बात करें कौन सा है? -1, -4। -1, मतलब x एक्सिस पे -1 है, और अगर इस -1 से मैं जाऊंगा सीधा -4 की तरफ, और -4 से -1 की तरफ, तो जो मीटिंग पॉइंट होगा यही होगा -1, -4। तो अब मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स है, कौन कौन से? एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। आप इसको ज्वाइन करोगे ना ऐसे स्ट्रेट लाइन से पास करता हुआ, तो यार थोड़ा सा गड़बड़ तो होगा ये, क्योंकि मैंने ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनाया है, तो इसलिए ऐसे होगा। क्योंकि देखो -1 यहाँ होना चाहिए था, मैंने थोड़ा ये ओरिजिन से बहुत दूर बना दिया -1 को। एक्चुअली दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन जो ऐसे होगा, और जैसे ही स्ट्रेट लाइन आ जाए ना, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर इसका इक्वेशन भी लिख देना। क्या इक्वेशन था हमारे स्ट्रेट लाइन का? y इज इक्वल टू 3x -1। तो आप बोलोगे
जगह ही नहीं छोड़ी मैंने, तो यहाँ लिख देते हैं y इज इक्वल टू 3x-1। ठीक है, और आपसे मैंने बोला था कि यहाँ पे इसका ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ झुकाव होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है। तो आप देखो यहाँ पे कि इसका झुकाव कहां पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ना, राइट साइड की तरफ है ना। तो बस इतना ही आसान है ये सारी चीजें। तो आप ऐसे ही अब बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई करके देखना, आप बहुत इजीली कर पाओगे ये क्वेश्चंस भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इसमें मैं बताता हूँ, इसमें क्या आपका स्लोप भी नेगेटिव है, आपका वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास है y इज इक्वल टू -2x-3, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो मेरा a है ना, a स्लोप वो हमारा नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप का मतलब लीनियर डिके, लीनियर डिके हो रहा है। और नेगेटिव, और मेरा जो b है वो क्या है, b है -3। सर b -3 कैसे, आपको पता है कि y इज इक्वल टू क्या फॉर्मेट होता है, ax प्लस b होता है, लेकिन यहाँ बीच में तो प्लस लिखा नहीं है, यहाँ पे तो y इज इक्वल टू -2x-3 लिखा हुआ है। तो एक काम करो, -2x प्लस डाल के फिर उसके बाद -3 रखो, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2x+3। तो ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया, इसलिए हमारा b -3 है। ठीक है, अब आप बोलोगे देखो स्लोप क्या है, नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है तो मैंने क्या बोला, हमेशा ग्राफ का झुकाव कैसे होगा, इस तरफ को होगा। तो आपका ग्राफ इस तरफ होगा, इस तरफ को झुकाव होगा ग्राफ का। ठीक है, तो देखते हैं, बना के देखते हैं y इज इक्वल टू -2x-3। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हमें टैबुलर कॉलम बनाना पड़ेगा, जिससे कि हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो मैंने अगर मैंने सबसे पहले एक टैबुलर कॉलम बनाया, ये मेरा हो गया x, ये मेरा हो गया y। मैंने बोला मेरा इक्वेशन क्या है यहाँ पे, तो आपने बोला y इज इक्वल टू -2x-3। अब यहाँ पे मुझे वैल्यूज रखनी है, तो कैसे रखेंगे, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले मैं x को 0 रखता हूं। सबसे आसान होता है ना 0 रखना, क्योंकि 0 रखने पे वैल्यू छोटी हो जाती है y की। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -3, क्योंकि ये पूरा तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब मैं अगर x को रखता हूं -1, अब मैं क्या करता हूं, x को -1 रखता हूं। तो आप बोलोगे सर y इज इक्वल टू -2 इंटू -1 -3। -2 -1 विल बी +2, +2 -3 विल बी -1। तो इसके आंसर आ जाएगा -1। जब आपने x को भी -1 रखा, y भी -1 आया। अब एक और कोऑर्डिनेट रखते हैं जिसको मैं बोलता हूँ x को 1 रखते हैं। तो x को जब आप 1 रखोगे तो ये आ जाएगा -2 -3 -5। तो आपको y पे देखो नेगेटिव में बहुत नीचे जाना है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, y पॉजिटिव में तो आ ही नहीं रहा, y नेगेटिव में ही आ रहा है। तो हमें y नीचे की तरफ ज्यादा लेना है ओरिजिन से, और x को भी x तो मतलब -1 लेफ्ट साइड में और राइट साइड में +1। चलो प्लॉट करते हैं। 0, -3 क्या क्या चाहिए हमें, आप बोलोगे सर 0, -3 चाहिए हमें। और कौन से कोऑर्डिनेट थे, -1 चाहिए हमें। और तीसरा कोऑर्डिनेट कौन सा था, 1, -5। तो 1, -5 ये। चलो प्लॉट करें इसको। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने बनाया ऊपर ये y एक्सिस बनाया ऐसे, ये मेरा वर्टिकल लाइन y एक्सिस कहलाता है। इसमें मैंने x जो एक्सिस है ना, मैंने यहां से स्टार्ट करा। देखो क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को पॉजिटिव y एक्सिस पे जाने की जरूरत ही नहीं है। मेरा जो भी यहाँ पे आ रहा है ना, जो मैंने यहाँ पे y लिखा है और जो मैंने यहाँ पे x लिखा है, सारा नेगेटिव है। देखो ये -3 था, ये -5 था, -3, तो ये -3 है, दिस इज -3। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये मेरा पॉजिटिव y एक्सिस है, ये मेरा नेगेटिव y एक्सिस है, ये मेरा नेगेटिव x एक्सिस है, और ये मेरा पॉजिटिव x एक्सिस है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये मेरा जो मीटिंग पॉइंट ऑफ y एक्सिस एंड x एक्सिस, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, 0,0 से कोऑर्डिनेट होता है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें कहां तक जाना है, -5 तक जाना है इस पे। तो मैंने बोला ये मेरा -1, -2, -3, -4, और ये मेरा हो जाएगा -5। ठीक है, अब x पे हमें जाना है, पॉजिटिव में तो 1 तक जाना है और नेगेटिव में -1 तक जाना है, और तो कुछ है नहीं। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर सबसे पहला कोऑर्डिनेट है 0, -3। 0, -3 का मतलब x पे तो 0 है, y पे -3, मतलब ये वाला पॉइंट, दिस विल बी योर 0, -3। और सेकंड वाला पॉइंट जो है आपका वो है -1, -1। तो -1, -1 मतलब x पे भी -1, y पे भी -1, ये वाला पॉइंट, दिस इज योर -1, -1। तीसरा वाला पॉइंट 1, -5। 1, -5 का मतलब x पे तो 1 है, इसको नीचे से लेके आओगे 5 की तरफ, -5 की तरफ, और -5 से ऐसे जाओगे, तो ये जो मीटिंग पॉइंट है यही आपका क्या हो जाएगा, 1, -5 हो जाएगा। अब आपके पास तीनों आ चुके हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, बस इसको ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन का यूज करके, ऐसे ज्वाइन कर देना इसको। तो ये जो मेरा ग्राफ बनेगा ना, इसको मैं क्या बोलूंगा, यही मेरा हो जाएगा y इज इक्वल टू -2x-3 ग्राफ, y इज इक्वल टू -2x-3। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह बनेगा, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ झुकाव होगा। अब देखो यहाँ पे आपको जो ग्राफ है उसका झुकाव कहां पर है, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है ना, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है इसका। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसमें कोऑर्डिनेट्स भी मार्क कर देते हैं। ये वाला कौन सा पॉइंट था, -1, -1। ये वाला पॉइंट था 0, -3। ये वाला पॉइंट मैंने ऑलरेडी लिख दिया, बस इतना ही है, खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो एक्चुअली में आपका वो वाला सारा एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। अब चलते हैं एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज में। इसमें खतरनाक क्वेश्चंस तो नहीं कहूंगा मैं, मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस है जितने भी अभी आपने एक्सरसाइज किया ना उस पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन कहता है कि राइट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन वेरिएबल x इन विच द कोएफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर टर्म इज -7। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। डिग्री का मतलब होता है जो भी आप वेरिएबल की पावर लगाते हो ना, हाईएस्ट पावर, पूरे एक्सप्रेशन के अंदर जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है। और वेरिएबल आपको x रखना है यहाँ पे, और आप जो पॉलिनोमियल फॉर्म करोगे ना उसमें बस एक x स्क्वायर और चिपका देना कहीं पे भी, और उसके साथ एक कोएफिशिएंट लगा देना -7। इसको ऐसे लिखते हैं। तो बहुत सारे इसके ना आंसर्स मल्टीपल होते हैं, सबके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। इसमें मैंने अपने खुद से बना दिया, एक बना दिया मैंने x³ -7x² + 6। लो, इसमें क्या क्वेश्चन बोला था कि हाईएस्ट पावर डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री 3 होनी चाहिए। डिग्री होता है वेरिएबल के हाईएस्ट पावर। तो इसमें देखो यहाँ पे पावर 3 भी है, यहाँ पे पावर 2 भी है, हाईएस्ट पावर तो 3 है ना, तो डिग्री 3 बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। और बोला है कि जो मेरा x² भी इंट्रोड्यूस कर दो इस पॉलिनोमियल के अंदर और उसको कोएफिशिएंट -7 रखो। ये देखो कुछ भी लिख दो यहाँ पे, x की पावर 3 -7x², इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा, +6 लिखने की जरूरत भी नहीं है, खत्म। तो मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं इसका। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। बहुत ही आसान, बस आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल को एक मशीन की तरह मानो और x को इनपुट की तरह मानो, और जो आपका आंसर निकलता है वो आउटपुट है आपका। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे जो आपका 5x² है, x की जगह पे आपको अपना इनपुट पुट करना है जो कि 1 है यहाँ पे। एट x = 1 का मतलब ये होगा ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, एक और तरीके से लिख के दिखाता हूँ। जैसे आपका पॉलिनोमियल है यहाँ पे, पॉलिनोमियल को मैं लिखूंगा p(x) = 5x² - 3x + 7। ठीक है, तो यहाँ पे एट x = 1 का मतलब जैसे मैं यहाँ पे इनपुट को 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा 5 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 7। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 5 - 3 + 7। 5 - 3 कितना होता है 2, 2 + 7 कितना होता है 9, खत्म। सेकंड क्वेश्चन में सिंपली क्या करना है, आपको p(t) दे रखा है क्योंकि आपका वेरिएबल क्या है, t है यहाँ पे। तो 4t³ - t² + 6। आप अगर यहाँ पे t की जगह पे a को इनपुट डालोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4a³ -a² + 6, खत्म। इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आपके आपने यहाँ पे कोई फिक्स नंबर नहीं पुट करा, आपने यहाँ पे a पुट करा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना, तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आप ये वीडियो तो देखते हो बट आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना बहुत सपोर्ट कर सकता है, बहुत मोटिवेट कर सकता है आगे ऐसे और भी वीडियोस क्रिएट करने के लिए। मैं और भी ऐसे सारे चैप्टर्स के ना सारे एक्सरसाइज, क्वेश्चंस, कांसेप्ट्स सब कुछ लेके आऊंगा, बस आप सपोर्ट करते रहिएगा मुझे। अब चलते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। If we multiply a number by x 5/2 and add 2/3 to it the product, we get -7/12। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। जब मैं 2 × 3 बोलता हूं ना, 2 × 3, तो 2 × 3 6 होता है। तो 2 × 3 जो मेरा आंसर आता है ना, उसे मैं बोलता हूं प्रोडक्ट। जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आता है उसे मैं क्या बोलता हूं, प्रोडक्ट बोलता हूं। अब यहां पे समझना, इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर, वो अ नंबर कौन सा है वो तो मुझे पता नहीं और वही मुझे ढूंढना है, तो इसका मतलब हमें उसे नंबर मानना पड़ेगा, वेरिएबल लेना पड़ेगा। लेट द नंबर बी x। मैंने अपने आप से वेरिएबल ले लिया x। अब बोला कि अगर मैं अपने नंबर में 5/2 को मल्टीप्लाई करूं और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी कि इन दोनों का जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसमें मैं 2/3 को जोड़ू तो मेरा आंसर आ जाएगा -7/12। ठीक है, वी गेट का मतलब इक्वल टू, वी गेट -7/12। अब आपको x की वैल्यू निकालनी, बहुत आसान। इस 2/3 को ट्रांसपोज करो, वहां पे लेके जाओ, तो 5/2x इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर -7/12, और ये +2/3 वहां जाते -2/3 हो जाएगा। एलसीएम लोगे, एलसीएम 12 आएगा नीचे, तो यहां पे तो -7 हो जाएगा, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा -2 × 4 जो कि -8 हो जाएगा। सही कह रहा है ना, 3 4 12 4 2 8, हाँ, तो -15/-12 आ जाएगा। -15/12, 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा 3 5 से 15, 3 4 से 12। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा आया अभी, 5/2x, पेज ऐड करना पड़ेगा, 5/2x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -5/4। तो आपने बोला सर यहाँ पे ये 5 और ये 5 कट जाएगा, 2 2 से 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। x आ जाएगा आपके पास -1/2। अच्छा, जैसे मान लो आपके पास आंसर आ गया, आपको वेरीफाई करना, आप सिंपली क्या करना, आप सिंपली जो क्वेश्चन में कंडीशन बोला था ना उसके साथ चलो। तो अगर मैं इस नंबर को, क्या बोला था उन्होंने, इस नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 5/2 के साथ और इसको फिर मैं इसका आंसर जोड़ता हूं मैं किसमें, 2/3 में,
तो मेरा जो आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए था, -7/12 आना चाहिए था, -7/12। ठीक है, हम देखते हैं क्या इसका आंसर -7/12 आएगा। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा -5/4 और ये हो जाएगा +2/3। एलसीएम लूंगा, नीचे आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा -15 और ये हो जाएगा 3 4 4 2 8, तो ये हो जाएगा -7/12। बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब जो मेरा आंसर निकाला है ना मैंने, वो एकदम सही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे बोला है कि पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। तो यहां पे नंबर को इंट्रोड्यूस नहीं करा, देखो क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि व्हाट आर द नंबर्स। तो जो हमें बताया नहीं होता ना क्वेश्चन में, उसे ही हमें वेरिएबल मानना होता है। तो कोई एक पॉजिटिव नंबर है जो दूसरे नंबर के 5 टाइम्स है, तो मैंने बोला कि लेट द जो अनदर नंबर है ना, लेट द अनदर नंबर बी नंबर बी एक्स। जो ये वाला मैंने इसको एक्स मान लिया, लेट से ये वाला जो नंबर है ये एक्स है। तो मेरे जो पॉजिटिव नंबर, देयरफॉर द पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में बोले द पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। तो क्योंकि मेरा अनदर नंबर क्या है, एक्स है, तो 5 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर 5x हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। देखो पहले मेरा नंबर है x, दूसरा मेरा नंबर है 5x। अगर मैं इन दोनों में 21 ऐड करता हूं, इसमें 21 ऐड करता हूं, इसमें भी 21 ऐड करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा x + 21 और ये हो जाएगा 5x + 21। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। अब बहुत आसान है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोले कि एक नंबर दूसरे का, यहां पे मैं कोई नंबर लिखूंगा, इट विल बी ट्वाइस द अनदर नंबर। इन दोनों में से कोई नंबर लिखूंगा। अब सोचो कि x + 21 बड़ा है या 5x + 21 बड़ा है। देखो 21 तो दोनों जगह सेम है। आप देखोगे तो ये 21 तो यहां पे भी आ रहा है, 21 यहां पे भी आ रहा है, लेकिन यहां पे चेंज कौन क्रिएट कर रहा है, ये x है और ये 5 टाइम्स x है। तो ऑब्वियसली बात है ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला बड़ा होगा। तो बड़ा वाला नंबर ही तो 2 टाइम्स छोटा वाला नंबर होगा ना। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 5x + 21। जो क्वेश्चन में बोला है कि आपको जो वन ऑफ द न्यू नंबर है ना 5x + 21 इज 2 टाइम्स द छोटा वाला नंबर x + 21। तो आपने बोले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5x + 21 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x + 21 इंटू 2 हो जाएगा ये 42। और अगर आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो 5x - 2x हो जाएगा 3x और 21 42 - 21 हो जाएगा 21 ही हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 21 डिवाइडेड बाय 3 जो कि है 7। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो हमारा नंबर क्या है, हमारा एक नंबर तो 7 है और दूसरा नंबर क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आप इतना निकाल के छोड़ मत देना, व्हाट आर द नंबर्स ये पूछा हुआ है। और दूसरा नंबर है 5 × 7 35, तो ये हो जाएगा 35। तो आपका आंसर आ गया, एक 7 है और एक 35 है नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, इफ यू हैव 800 एंड यू सेव 250 एवरी मंथ, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 months एंड आफ्टर 2 years एंड ऑल्सो फॉर्म ए लीनियर पैटर्न। ये वही आपके एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन आपने करे होंगे। तो मैं करता हूं, मैं यहाँ पे सबसे पहले बोला कि इफ यू हैव 800, देखो स्टार्टिंग में आपके पास 800 रुपए है। ये इनिशियल की बात करता हूं, इनिशियली मेरे पास इतने रुपए पड़े हैं। आप क्या सेव करते हो, सेविंग है 250 रुपीज एवरी मंथ। हर महीने आप 250 रुपीज बचाते हो, 250 रुपीज एवरी मंथ या पर मंथ, एवरी मंथ आप इतने रुपए हर महीने सेव करते हो। फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 months। देखो फर्स्ट मंथ की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट मंथ आप समझो, जब तक आप फर्स्ट मंथ को नहीं समझोगे तब तक आप 6 मंथ को नहीं निकाल पाओगे। 800 रुपए मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं और मैंने पहले महीने का, पहले देखो पहला मतलब पहले फर्स्ट मंथ का मैंने 250 सेव कर लिया। अब अगर मैं सेकंड मंथ की बात करूं, सेकंड मंथ की अगर मैं बात करूंगा तो आप बोलोगे सर देखो 800 रुपए जो स्टार्टिंग में पड़े थे और पहले महीने का 250 रुपए मैंने बचाया, इस महीने भी तो 250 बचाऊंगा ना सेकंड मंथ का। ये फर्स्ट मंथ के लिए, ये फर्स्ट मंथ के लिए, ये सेकंड मंथ के लिए। तो आप बोलोगे सर यहां पे इसको मैं रिराइट कर सकता हूं 800 प्लस सेकंड मंथ इंटू 250। ऐसे भी तो बोल सकता हूं ना, 2 महीने के 250 रुपीज। ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे अगर 6 महीने का निकालना है, बहुत आसान है भाई, कितना आसान है। तो आप बोलोगे सर 6 मंथ्स का निकालना है मुझे, तो 6 मंथ्स में कितना सेव करूंगा, तो आप बोलोगे सर 800 प्लस सेविंग्स है ना, सेविंग्स विल बी इज इक्वल टू 800 प्लस 6 टाइम्स 250। तो आप बोलोगे सर 6 टाइम्स 250 कितना होता है, देखो 625 से कितना होता है, ये होता है 6 5 33 150 1500 800 प्लस 1500 2300। तो 2300 रुपए मैं बचा लूंगा 6 महीने में।
ये मेरा आ गया पहले पार्ट का आंसर। पूछा क्या था, फाइंड द अमाउंट यू हैव, तो अमाउंट सेविंग्स बोलो या फिर अमाउंट बोलो, अमाउंट वी हैव आफ्टर 6 मंथ, अमाउंट वी हैव आफ्टर 6 मंथ इज इक्वल टू 2300 रुपीज। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोलेगी, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद यहां पे मैं कितना रुपए बचा लूंगा। देखो 1 साल में कितने महीने होते हैं, आप बोलोगे सर 1 ईयर में, इसको लिखते हैं येलो से। ये मेरा फर्स्ट पार्ट का था, अब मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं। 2 ईयर्स की बात कर रहे हैं ना ये। देखो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 1 साल में आप बोलोगे सर 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो 2 साल में कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 2 साल में हमारे पास हो जाएंगे 2 इंटू 12 जो कि होते हैं 24 महीने, 24 मंथ्स हो जाएंगे। आपको सिंपली पता है कि उसमें एक महीने में 800, स्टार्टिंग में उसके पास 800 रुपए बैंक में ऑलरेडी पड़े हुए थे और हर महीने वो 250 रुपए सेव करता है। तो 24 महीने में वो कितना सेव करेगा, 24 इंटू 250 रुपए सेव करेगा ना, तो उसकी टोटल सेविंग कितनी हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर इसको मैं लिख सकता हूं 800 कैलकुलेशन इजी करने के लिए प्लस 24 इंटू 500/2। मैंने 250 को 500/2 लिखा, 12 2 इंटू 12 होता है 24, 12 5 से 60 होता है, तो ये हो गया 800 प्लस 60, ये हो गया 6000 हो गया। तो ये हो गया 6800 रुपीज ये बंदा सेव कर लेगा 2 साल में। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी। क्वेश्चन अभी ये कहता है कि इसका एक लीनियर पैटर्न फॉर्म करो। लीनियर पैटर्न क्या फॉर्म होगा, तो लीनियर पैटर्न मैं आपको बताता हूं लीनियर पैटर्न क्या फॉर्म होने वाला है। एक पेज हमने ऐड किया, तो यहां पे आप बोलोगे सर जो अमाउंट सेव्ड इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर 800 रुपए वो सेव करता है और महीने को लेट द नंबर ऑफ मंथ्स बी एन, यही तो वेरिएबल है। मैं यहां पे क्या चेंज कर रहा हूं, मैं यहां पे 250 रुपए चेंज नहीं कर रहा, मैं यहां पे 800 रुपए चेंज नहीं कर रहा, मैं यहां पे महीने चेंज कर रहा हूं, जिसकी वजह से मेरा टोटल अमाउंट चेंज हो रहा है। तो उस वेरिएबल को जो चेंज होता है वही वेरिएबल होता है, उसको मैंने एन मान लिया। सो लेट द नंबर ऑफ मंथ्स बी एन, तो एक महीने का 250 रुपए सेव करते तो एन महीने का एन इंटू 250 रुपए सेव करेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, लीनियर पैटर्न हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला था ना लीनियर पैटर्न क्या है, तो यही आपका लीनियर पैटर्न। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं और सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। The digits of a 2-digit number differ by 3. If the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number, we get 143. Find both the numbers. अब ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। ये बढ़िया सवाल इसलिए है क्योंकि इसमें एक नया कंसेप्ट आता है, मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे 2 डिजिट नंबर वाला कंसेप्ट आता है कि जैसे मान लो मैं 2 डिजिट नंबर के बारे में आपको सिखाता हूं। 2 डिजिट नंबर, ध्यान से सुनना, 2 डिजिट नंबर्स। तो 2 डिजिट नंबर का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है 37 या मेरे पास कोई नंबर है 48। इस 37 को मैं कैसे लिखूंगा, आप बोलोगे सर ये जो 7 है ना ये 1th प्लेस पे आ रहा है, ठीक है, और ये जो 3 है ना ये 10th प्लेस पे आ रहा है, 10th प्लेस पे आ रहा है। तो इस 37 को लिख सकते हैं हम, 37 कैन बी रिटन है 7 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 10, है कि नहीं है। एंड दिस 48 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 8 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 10। तो आप हर केस में देख रहे हो यहाँ पे एक 10, यहाँ पे एक 10, यहां पे एक 10 और यहां पे एक 1 फिक्स है, 10 और एक 1 फिक्स है। क्या चेंज हो रहा है, ये 4 चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूं, यहाँ पे 3 चेंज हो गया और ये 7 चेंज हो गया। मतलब नंबर जो डिजिट्स है ना, नंबर के एक्चुअल नंबर के डिजिट्स चेंज हो रहे हैं। तो यहां पे अगर मैं किसी भी 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, जैसे मान लो मेरे पास एक 2 डिजिट नंबर है XY, तो उसको लिखने का तरीका पता है कैसे होगा, Y 1th पोजीशन पे आ रहा है तो Y इंटू 1 प्लस X 10th पोजीशन पे आ रहा है तो 10 इंटू X। तो ये मेरा हो जाएगा एक 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 10x प्लस वाई। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10x प्लस वाई ही एक 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब चलते अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोले थे, डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। अब यहां पे 2 चीजें समझना, जब भी क्वेश्चन में डिजिट्स की बात करें, जैसे अगर मैं अपने नंबर को मान लेता हूं XY, तो जब भी क्वेश्चन में डिजिट की बात करें, तो डिजिट जब भी बात करेंगे तो आपको X और Y में खेलना है। जब भी क्वेश्चन में नंबर की बात करें तो आपको 10x प्लस वाई के साथ खेलना है, ठीक है। अब ये मैं बताता हूं, इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ना द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, जो कि हमें दिया नहीं है, 2 डिजिट नंबर के बारे में कोई आइडिया नहीं है, हमें पता नहीं है, और उसको हम मान लेंगे यहाँ पे, इस केस में हम मान लेंगे लेट द 2 डिजिट नंबर बी XY, ठीक है। ये मेरा 2 डिजिट नंबर। अब बोला क्या है कि इन 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स हैं वो 3 से डिफर करते हैं, यानी कि एक डिजिट दूसरे डिजिट से 3 से बड़ा है, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस 3 का है।
इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं, यानी कि जो मेरा एक्स वाई था अब अगर मैं उसको वाई एक्स बना दूंगा, तो बोला है कि द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। देखो आप ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया था, जब डिजिट्स के बारे में बात हो तो एक्स वाई लेना है, डिजिट्स के बारे में बात हो तो एक्स वाई लेना है, और जब नंबर के बारे में, देखो यहाँ पे नंबर, रिजल्टिंग नंबर के बारे में बात हो रही है, ओरिजिनल नंबर के बारे में बात हो रही है। ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा 10x प्लस वाई था। अब रिजल्टिंग नंबर क्या है, जैसे ही मैं नंबर्स को पलट दूंगा तो आप बोलोगे सर नंबर्स को पलट दोगे तो वाई एक्स हो गया, और वाई एक्स को लिखते कैसे, 10y प्लस एक्स। तो जब नंबर की बात होगी आपको ये लेना पड़ेगा। तो बोला क्या है, जैसे ही मैंने डिजिट्स को पलट दिया, पलटने पे क्या हुआ, जो रिजल्टिंग नंबर बना, रिजल्टिंग नंबर ये बना। तो रिजल्टिंग नंबर को अगर मैं ऐड करता हूं अपने ओरिजिनल नंबर में, जो कि मेरा 10x प्लस वाई था, तो इसका जो सम आता है वो 143 आता है। तो आप बोलोगे इसको जोड़ो, लाइक टर्म से 10y प्लस वाई 11y, x प्लस 10x हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 143। अगर मैं 11 कॉमन लेता हूं यहां से तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 143 हो जाएगा। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 11 को ट्रांसपोज करके वहां लेके जाएंगे। पेज नहीं है, ओके ऐड करते हैं एक पेज। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, जब मैंने 11 को ट्रांसपोज करा 143 बाई 11, तो ये 11 की टेबल में 13 टाइम्स, 11 13 से 143 होता है। तो मेरे पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है, और x माइनस वाई यहाँ पे आपने 3 लिखा हुआ था, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। और आपका x माइनस वाई क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आपने इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ था। ये तो वही बात होगी जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि दो इक्वेशंस हैं हमारे पास जिसमें दो अननोन वेरिएबल्स हैं, हमें उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है। सिंपली देखो यहाँ पे कि यहाँ पे अगर मैं इसको जोड़ दूं डायरेक्ट, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे एक माइनस में है एक वेरिएबल और एक वेरिएबल प्लस में है, इसको डायरेक्टली जोड़ दोगे ना, माइनस प्लस जोड़ते हो तो माइनस वाई प्लस वाई 0 आ जाएगा, x प्लस 2x, x प्लस x 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 प्लस 13 16 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 8। यहां से x की वैल्यू है, उठा के सब्स्टिट्यूट करो किसी भी इक्वेशन में, तो आप बोलोगे सर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था, तो y को उधर लेके जाऊंगा तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू y हो जाएगा, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। आपके x भी आ गया, y भी आ गया। y क्या है 5 है और x क्या है, x आपके पास 8 आ गया। तो इसमें क्या पूछा था, फाइंड बोथ द नंबर्स। बोथ द नंबर्स मतलब जो आपका ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे यहां गैप है, एक पेज ऐड करते हैं। तो ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर, और उसके बाद रिजल्टिंग नंबर, जो हमने नंबर को पलट दिया था, रिजल्टिंग नंबर। तो ओरिजिनल नंबर को तो आपने लिखा था एक्स वाई, जहां पे आपका एक्स पहले आ रहा था, वाई बाद में, तो आप बोला कि सर 85। और जब मैंने नंबर को पलट दिया वो हो गया था वाई एक्स, तो यानी कि वो नंबर हो गया 58। देख रहे हो आप, देखो 8 और 5 के बीच का डिफरेंस क्या होता है, क्वेश्चन में क्या बोला था स्टार्टिंग स्टेटमेंट में कि उन नंबर के डिजिट्स के बीच का डिफरेंस 3 क्या है। देखो 8 माइनस 5 क्या है, 3 तो है, तो बिल्कुल सही है हमारा आंसर ये। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यार 7th क्वेश्चन, अभी ऐसे ही क्वेश्चन हमने बहुत सारा किया है, मैं आपको एक दो और क्वेश्चन करके दिखाता हूं इसमें, क्योंकि अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही लास्ट एक्सरसाइज में किया था हमने। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द स्लोप्स एंड बाय इंटरसेप्ट्स। बहुत आसान है ये, मतलब कि आपको बस स्लोप बताना है और वाई इंटरसेप्ट बताना है, और आपको पता है कि स्लोप और वाई इंटरसेप्ट कैसे बताया जा सकता है, सिर्फ इक्वेशन को देख के आपको बस ये पता लगाना है कि y इज इक्वल टू ax प्लस b में a कौन सा है b कौन सा है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दिस लाइन कट्स द y एक्सिस। बात तो सेम ही है यार, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दिस लाइन कट्स द y एक्सिस। कुछ नहीं पूछना, बहुत आसान है। देखो कोई भी लाइन, एक बात बताता हूं, कंसेप्ट बताता हूं, देखो कोई भी लाइन अगर y एक्सिस को कट करती है, ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया। अगर कोई भी लाइन ना y एक्सिस को कट करता है तो y एक्सिस पे बताया और उन्हें कोऑर्डिनेट बताओ कि y एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट होगा, है ना। तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 0 कॉमा जो भी y वाला ये पॉइंट होगा वही पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट। बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4। अब मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगा, यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 होगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपको क्या है, यही आपका y इंटरसेप्ट होता है कि नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर आने वाला है ना, इसमें ये वाला जो पॉइंट रहने वाला है वो 0,4 रहने वाला है, ठीक है। और यहां पे देखना ये क्या है, ये आपका स्लोप है। स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप है। स्लोप क्या है आपका -3 है यहाँ पे। अब और क्या बोला इन्होंने कि इसको प्लॉट करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। ग्राफ को प्लॉट करना बहुत आसान, मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ। y इज इक्वल टू
-3x+4 एक और ग्राफ बनाता हूं। आपने बोला सर सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है तो उसके लिए टैबुलर कॉलम बनाना पड़ेगा। टैबुलर कॉलम में हम x और y लिखेंगे ताकि हमें कोऑर्डिनेट्स मिल पाए और उन कोऑर्डिनेट्स के यूज करके हम ग्राफ बनाएंगे। तो यहां पे आप बोलोगे सर x और y की अगर मैं बात करूं तो -3x+4 मेरा y है, तो x को 0 रखूंगा तो y हो जाएगा 4। x को अगर मैं 1 रखूंगा तो आप बोलोगे सर -3 इंटू 1+4 कितना होगा? -3+4, -3+4 1 ही होता है। दो कोऑर्डिनेट्स काफी, 3 एक और निकालने हैं। लेट्स से अब मैं रखता हूं 2 रखता हूं, x को 2 रखा तो ये हो जाएगा -3 इंटू 2 -6, -6+4 कितना होता है? -2 होता है। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स है 0,4, आपके पास है 1,1 और आपके पास है 2,-2। ठीक है, ये तीन कोऑर्डिनेट्स, इसका यूज करके मैं अभी ग्राफ बनाता हूं। तो आप बोलोगे सर ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि यहां पे ये हो गया मेरा। अब देखो यहाँ पे y पे आपको -2 तक जाना है और x पे आपको 2 तक जाना है और y ऊपर आपको +4 तक जाना है, तो नीचे ऊपर वाला पार्ट थोड़ा लंबा रखना। और x पे नेगेटिव में मेरे को 2 पॉजिटिव जाना है, x पे नेगेटिव है ही नहीं, x 0, ये 1, ये 2, ये हो गया मेरा पॉजिटिव x। और नीचे की बात करते हैं तो y जो है नेगेटिव में कहां तक जा रहा है? आप बोलोगे सर y तो नेगेटिव में, ये मेरा -1 हो गया, ये मेरा -2 हो गया। अब x जो है 0, 1, 2, 0 के बाद ये हो गया मेरा 1 और 0 के बाद ये हो गया मेरा 2, तो ये हो गया y नहीं, कहां तक जाना है? y 4 तक जाना है ना, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, अब सबसे पहला कोऑर्डिनेट है 0,4। 0,4 का मतलब क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 0,4 नहीं, ये रहा 0, ये रहा और 4 ये रहा, मतलब कि x 0 होगा तो y 4 होगा, तो मतलब ये वाला पॉइंट, दिस इज 0,4, इसको मैं बोलूंगा 0,4। ठीक है, अब बोले 1,1, मतलब जब x भी 1 है y भी 1 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया 1,1। अब आप बोलोगे सर 2,-2, 2,-2 का मतलब है ये वाला पॉइंट, x2 है y -2 है, तो ये हो गया 2,-2, 2,-2। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन बनाओगे। अरे यार लाइन थोड़ा गड़बड़ सा है, ऐसे लाइन बनाओगे ना, थोड़ा सही नहीं बना है मेरा, बट आप जब बनाओगे एक स्ट्रेट स्केल वगैरह यूज करके तो प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और यहाँ एरो मार्क्स डालते हैं ना, बिकॉज इट इज अ लाइन, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है, ये खत्म नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पेस लिमिटेड है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, एक्स के यहाँ पे एक एरो मार्क लगा दिया, -x एक्सिस के यहाँ पे एरो मार्क लगा दिया, y एक्सिस के यहाँ पे और नेगेटिव y एक्सिस के यहाँ पे, क्योंकि भाई स्पेस लिमिटेड है हमारे पास। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन सेगमेंट नहीं होता, लाइन होता है। अब इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दो, ये होगा -3x+4। तो आपका झुकाव कैसे बताया था ना मैंने आपको, जब आपका स्लोप नेगेटिव होगा तो ग्राफ का झुकाव इस तरफ होगा। तो आप देखो खुद कि आपका ग्राफ का झुकाव किस तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ऐसे बाकी तीनों क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, अरे यार सेकंड थर्ड समझाना चाहिए था, फर्स्ट क्वेश्चन इजी था। चलो कोई बात नहीं, मैं एक और समझाता हूं। लेट्स से सेकंड क्वेश्चन समझाता हूं। सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा? 2y = 4x+7, 2y = 4x+7, 2y = 4x+7। मैंने आपसे क्या बोला था, y = ax + b मेरा क्या होता है, एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है जहां पे y अकेला होता है, y का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो मेरे को यहां पे y को अगर अकेला रखना है तो मैं इस 2 को उस साइड ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 4/2x + 7/2। तो ये हो जाएगा 4/2x का मतलब हो जाएगा 2x + 7/2। तो आप बोलोगे सर ये मेरा यहां पे इस केस में a मेरा हो जाएगा 2 और b मेरा हो जाएगा 7/2। ठीक है, ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, ए क्या है 2 और बी 7/2। अब ग्राफ प्लॉट करना है तो वही टैबुलर कॉलम बनाना पड़ेगा आपको। तो टैबुलर कॉलम बनाओगे तो सिंपली आप 2 प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, 3 कोऑर्डिनेट्स नहीं, 2 कोऑर्डिनेट से भी आप प्लॉट कर सकते हो। तो x को मैंने 0 रखा सबसे पहले, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा मेरा 7/2, y 7/2 आ जाएगा मेरा, जो कि होता है 3.5, बहुत आसान है। और अगर मैं x को रखूंगा 1/2 या x को रखूंगा मैं 5/4 रखूंगा, मान लो 5/4 तो मुश्किल हो जाएगा ना, x को 1 रखता हूं, x को 1 रखूंगा तो y मेरा हो जाएगा 2 + 7/2, जो कि कितना हो जाता है 2 to the 4 7 11, 11/2, 11/2 का मतलब 5.5, मतलब कि जब मैं 1 रखूंगा तो 5.5 आएगा। इसको ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे ना, देखो बहुत इजी है कैसा, ये पॉइंट्स वगैरह देख के डरना नहीं बिल्कुल भी। तो ये मेरा हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा ओरिजिन, आपको y पे जाना है 3.5 और 5.5। देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये एंड में 5 है। ठीक है, और ऐसे ये आपके 0 के बाद 1 है। देखो सबसे पहला पॉइंट है 0 और 7/2, सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0,7/2। 0,7/2 को मैं बोल सकता हूँ 0,3.5। 3.5 मतलब ऐसा पॉइंट जो 3 और 4 के बीच में आता है, ये वाला पॉइंट। तो 0,3.5 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ये वाला पॉइंट। दिस इज 0,3.5, 0,3.5। ठीक है,
सेकंड पॉइंट है 1,5.5। देखो 1 और 5.5 का मतलब, अरे यार और थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा ना, ग्राफ को और लंबा बनाना पड़ेगा। चलो लंबा बनाते हैं ग्राफ को एक बार, इसको हटा दिया यहाँ से, ग्राफ को लंबा बनाते हैं। तो ये मेरा 5 हो जाएगा यहाँ पे, ये 4 था, ये 5 है, और यहाँ पे मान लेते हैं 6 हो जाएगा ये। तो 5.5 का मतलब हो जाएगा मेरा ये वाला पॉइंट, बिटवीन 5 एंड 6 ये वाला पॉइंट है ना। बट आपको ये चूज नहीं करना, आपको 1 और 5.5 चूज करना, मतलब यहाँ पे आएगा कुछ, ये रहा 1,5.5। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो मेरा ग्राफ है ना, अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन बनाऊंगा, तो आप बोलोगे सर ये लाइन कुछ ऐसा, अरे लाइन ही नहीं बनाया जा रहा यार ये, अबे भाई बन जा, अरे यार हद हो गई। ये कुछ ऐसा लाइन होगा जो ऐसे पास होगा, ठीक है। अब देखो क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है तो उसका झुकाव किस तरफ है, इस तरफ है, टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इस लाइन के ऊपर इसका इक्वेशन लिख देना 2y = 4x+7। ऐसे सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, मैंने आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, अब आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। बाकी जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3rd 4th का 7th क्वेश्चन का जो सब पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 3 और 4th, वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मुझे ऐसा क्वेश्चन ना बहुत आसान है, क्वेश्चन की लंबाई देख के डरना मत, ऐसे क्वेश्चन बहुत हलवा होते हैं, आप करोगे बहुत सिंपली समझ आ जाएगा। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स एज x केल्विन, तो यहाँ पे टेम्परेचर को मेजर करने की बात कह रखे, तो टेम्परेचर के यूनिट्स क्या क्या होते हैं आपको एक्चुअली में थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में ना नए नए क्वेश्चंस को फॉर्म किए जा सकते हैं और उसमें कुछ भी नया यूनिट वो इंट्रोड्यूस कर देंगे। अगर आपको उसके बारे में आइडिया नहीं कि केल्विन क्या होता है तो आप फंस जाओगे। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, केल्विन हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया, डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, ये सारे टेम्परेचर्स के यूनिट होते हैं। तो अब यहां पे बोला है कि x जो है ना वो केल्विन को रिप्रेजेंट करता है, x जो है वो केल्विन को रिप्रेजेंट करता है, और y जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन में बोल रखा है द रिलेशन बिटवीन केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन ये है कि y = 9/5 x - 273 + 32, ये दे रखा है। यहाँ पे y क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, x क्या है, डिग्री केल्विन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, पहला सब पार्ट, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन। अच्छा देखो, आपको अगर ये वैल्यू दे दी 313, तो क्या आप ये वैल्यू नहीं निकाल सकते बहुत आसानी से? बहुत ही आसान है यार। आपको अगर इसमें से x पता है ये 313 केल्विन है, तो आप y आराम से निकाल दो, क्योंकि देखो एक इक्वेशन में, ये एक इक्वेशन है, दिस इज वन इक्वेशन, y = 9/5 × x - 273 + 32। इस इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स है, x और y। इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू में नहीं निकाल सकता अनलेस एंड अनटिल मुझे इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू पता हो। तो उन्होंने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में एक वेरिएबल की वैल्यू दे दी है, कि उन्होंने खुद ही बोल दिया कि x की वैल्यू 313 केल्विन है, इसका यूज करके y निकालो। अब y = क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे y हमें पता नहीं, y निकालना है, तो आप बोलोगे सर y = 9/5 × 313 - 273 + 32, है कि नहीं? तो आप बोलोगे सर 9/5 इंटू, अगर मैं 370, अरे 9/5 × 313 - 273, ये 3 - 3 0 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, और 40 आ गया ना, ये 40 हो गया + 32। अब आप बोलोगे सर 5 8 40 होता है, तो ये हो गया 9 8 72 + 32, 72 + 32, 7 3 10 100 और 104, तो ये हो जाएगा 104 डिग्री। y जो आएगा ना आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, क्योंकि आपको केल्विन दिया हुआ था, आपको फ़ारेनहाइट में निकालना था, तो मतलब 1313 केल्विन ही 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये हमने पता लगा लिया। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में उन्होंने फ़ारेनहाइट दे दिया, हमें केल्विन निकालना है। क्या दे दिया? फ़ारेनहाइट दे दिया, हमें केल्विन निकालना है। कितना दे रखा है इन्होंने दे रखा y = 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, y = 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब यहाँ पे निकालना क्या है, हमें केल्विन निकालना है, यानी कि x निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, y = 9/5, y = 9/5 × x - 273 + 32, x - 273 + 32, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, कि x नहीं पता हमें, तो आप बोलोगे सर y की वैल्यू 158 रखा हमने, 9/5 × x - 273 लिखा, और ये +32 को उधर ले जाओ, ट्रांसपोज करो, तो 158 - 32 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9/5 × x - 273। तो ये हो जाएगा 158 में से अगर आप 32 माइनस करते हो कितना आएगा, 268 325, और ये हो जाएगा 126 इज इक्वल टू 9/5 × x - 273। अगर मैं 9 से काटता हूँ ये, तो आप बोलोगे सर 9 1 9 और 36 9 4 36 14 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ आ जाओ, इस साइड आ जाओ, तो 14 इज इक्वल टू
1/5 इंटू एक्स माइनस 273, तो ये हो जाएगा 14 5 से 70 इज इक्वल टू एक्स माइनस 273। और अगर मैं 273 को वहां ले जाऊंगा तो x इज इक्वल टू 70 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 7 7 14 3 343, ये आएगा 343। क्या निकालना था? केल्विन में निकालना था, केल्विन 343 केल्विन आ जाएगा। 3 7 7 14 1 2 3, यस 343 केल्विन आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो बहुत आसान था, इसमें क्या करना था, बस एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, जिसमें आपको वाई का वैल्यू दे दिया पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू दे दी, बहुत ईजी है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, द वर्क डन बाय ए बॉडी, मतलब ये क्वेश्चन टफ लगेगा तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे नए नए चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए, वर्क डन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या चीजें होती है। द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा देखो, वर्क डन क्या होता है ना, वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये होता है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को धक्का मारने में कितना वर्क करा, वो कैसे निकालते हैं, आपने क्या फोर्स लगाया और उस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट कितना मूव करा अपने ओरिजिनल पोजीशन से, कितना डिस्प्लेस हुआ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है वर्क डन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पे बोला है कि मैं ना फोर्स को कांस्टेंट रख रहा हूं, मतलब फोर्स को मैं चेंज ही नहीं कर रहा हूं। अगर मैं फोर्स को कांस्टेंट कर रहा हूं तो वर्क डन डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट पे या डिस्टेंस पे, कि मेरा जो बॉडी है, मैं फोर्स तो सेम अप्लाई कर रहा हूं, मेरा बॉडी कितना आगे मूव करा उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क डन, जितना मेरा बॉडी आगे मूव करेगा उतना ही मेरा वर्क डन होगा। तो अब क्या बोला है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वर्क W एंड डिस्टेंस D। अच्छा, इसमें डिस्टेंस D दे रखा है, तो इसको चेंज करते हैं, तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, इसको मत लिखना, S मत लिखना, जो क्वेश्चन में बोला है वही वेरिएबल लेना। तो वर्क डन हो जाएगा W, इन्होंने बोला W लो, और फोर्स होता है F, और डिस्टेंस उन्होंने बोला है D, फोर्स और डिस्टेंस उन्होंने बोला है D। अब इन्होंने बोला है एंड द ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स। हमसे बोला है ना कि कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो आप बोलोगे सर W इज इक्वल टू 3D। ये वाला एक हमारा पास एक इक्वेशन आ गया जो कि 1 वेरिएबल में है, सॉरी 2 वेरिएबल में है, और इसकी पावर कितनी है, 1 है। देखो W की पावर भी 1 है, D की पावर भी 1 है, सो दिस विल बी अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे हमने अभी पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, दिखाता हूं मैं आपको, रुको, ये कहां गया ग्राफ वाले क्वेश्चंस, कहां गए, ये रहा। हाँ, आप ये देखो, यहाँ पे आपने अभी जो ये करा, यहाँ पे ये y इज इक्वल टू 4x देख पा रहे हो आप, ये y इज इक्वल टू 4x जो यहाँ पे लिखा है आपने, देखो y इज इक्वल टू 4x, ये क्या था, यहाँ पे y एक वेरिएबल था और x एक वेरिएबल था, है ना, और ये लीनियर इक्वेशन है। एग्जैक्टली सेम ऐसे ही तो है वहां पे भी, बस उन्होंने फोर्स और डिस्टेंस, y के जगह पे वर्क लिखा हुआ है और 4 के जगह पे फोर्स लिखा हुआ है, और फोर्स कांस्टेंट है, और x के जगह पे डिस्टेंस लिखा हुआ है। यही तो सेम चीज है, ग्राफ प्लॉट करना बहुत इजी है, बस आपको बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने ऐसा दे दिया आपको। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं, ये कहां गया अपना क्वेश्चन, आजा भाई, हाँ ये रहा। तो W इज इक्वल टू 3D मेरे पास आ गया। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2 यूनिट्स, वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ। ठीक है, देखो W इज इक्वल टू 3D, मेरे पास क्या है, W इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ D। मैंने क्या बोला, इसे कैसे प्लॉट करेंगे, तो आपने बोला सर हमें पता है कि y इज इक्वल टू ax प्लस b होता है, ये तो हमने सीखा है। ठीक है, जिसमें हमारा जो b होता है y इंटरसेप्ट होता है, a स्लोप होता है। इस केस में क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू 3d प्लस 0, यानी कि इसमें स्लोप जो है आपका वो हो जाएगा 3, और आपको जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए टैबुलर कॉलम, जिससे कि मुझे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले मैंने टैबुलर कॉलम बनाया x y, और यहाँ पे मैंने वैल्यूज उठा के रखी, कौन कौन सी, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा y को x और y गलत ले लिया मैंने, x और y नहीं लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में w और d है ना, तो एक काम करो w और d को लो, w और d को लेते हैं। चलो एक मिनट रुक जाओ, w और d को लेते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखो w, ये होगा d। अगर मैं d को 0 रखता हूं तो w कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर मैं d को 1 रखता हूं तो w कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। ठीक है, और कोई रखना है, -1 रखना है, चलो एक और डब्बा क्रिएट करते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अब आप d को -1 रखोगे तो w आ जाएगा -3। तो इसका जब ग्राफ क्रिएट करेंगे तो आप बोलोगे सर 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, 0,0, एक है हमारे पास 3,1, एक है हमारे पास -3, -1। ठीक है, अब जब मैं इसका ग्राफ क्रिएट करूंगा तो आप बोलोगे सर देखो ये हो गया मेरा स्ट्रेट लाइन, ये हो गया मेरा स्ट्रेट लाइन,
ठीक है। और अब ये मैं जाता हूं यहाँ, ये मैं जाता हूं यहाँ। अच्छा, अब देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको कहां जाना है। आपको देखो W और D, आपको अब ये दिमाग लगाना है कि आप कौन सा कहां पे प्लॉट करोगे। देखो y के जगह पे W लिखा हुआ है और x के जगह पे D लिखा हुआ है, मानते हो? तो यहां पे आपको डिस्टेंस प्लॉट करना पड़ेगा और यहां पे आपको W प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे आपको W प्लॉट करना पड़ेगा। अब यहां पे ये मेरा ओरिजिन हो गया और मैंने बोला आपका W कहां तक जा रहा है, -3 तक जा रहा है। ये हो गया 1 2 3 ऊपर, और ये हो गया -1 -2 -3, तो ये -3 हो गया, ये +3 हो गया। और डिस्टेंस कहां तक जा रहा है, 0 1 और -1, ये 1 हो गया और ये -1 हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट 0,0, वो तो यही हो जाएगा, मैं मार्क करता हूं ब्लू से। ये 0,0 ये मेरा पहला वाला पॉइंट हो जाएगा 0,0, ठीक है। अगला पॉइंट है 3,1। 3,1 मतलब, अरे 3,1, ये कुछ तो गड़बड़ है ना, यहाँ पे मैंने उल्टा बनाया क्या? जैसे 1,3 मैंने कोऑर्डिनेट्स ना उल्टे लिख दिए, मैंने यहाँ पे W लिख दिया और यहाँ D लिख दिया। ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, इसको हटा दो और इसको लिखना 1,3 और इसको लिखना -1, ठीक है। अच्छा, 1,3 का मतलब 1 ये रहा, 3 ये रहा, तो 1,3 ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,3। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा, -3, -1, सॉरी -1, -3 मतलब ये वाला पॉइंट -1, -3। तो ये मैं अगर इन तीनों लाइंस को ज्वाइन करूंगा, थोड़ा सा ग्राफ गड़बड़ है मेरा, लाइन ज्वाइन नहीं हुआ, थोड़ा सा -1 को 5 बनाना पड़ेगा। ग्राफ पेपर नहीं है ना इसका, इसलिए इशू है। ग्राफ पेपर पे आप लोग बनाओगे एकदम करेक्ट बनेगा ये। तो इसको अगर आप ज्वाइन करोगे ना, तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन लाइक पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स लाइक दिस। तो ये हो जाएगा 0,0 एंड दिस विल बी -1, -3। अब ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपका वर्क डन हो गया, ये आपका ग्राफ बन गया। क्वेश्चन में पता है इतना नहीं बोला था, क्वेश्चन में ये भी बोला था कि वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2 यूनिट। जब मैं 2 यूनिट डिस्टेंस चलता हूं, जैसे आप मान लो यहाँ पे आपका आ गया कि 1 पे 3 यूनिट्स है, जब मैं डिस्टेंस 2 यूनिट चलूंगा ग्राफ पे, तो 2 तो ये होगा डिस्टेंस, तो मेरा ग्राफ के थ्रू आपको पता लगाना है कि आपका वर्क डन कितना होगा। आपका वर्क डन कितना होगा ग्राफ के थ्रू आपको पता लगाना है। तो आप बोलोगे सर देखो यहां पे ऑब्वियसली बात है, अगर मैं डिस्टेंस, मेरा फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू 3D है। अगर मैं डिस्टेंस 2 यूनिट चलूंगा तो 3 इंटू 2 W हो जाएगा 6 यूनिट्स। 6 यूनिट्स हो जाएगा ना, 6 यूनिट्स। तो आपका आंसर आना चाहिए, जब आप इस पे जाओगे ना, आपका आंसर 6 पे टच होना चाहिए। जब ये लाइन के ऊपर देखो ना, यहाँ पे कहीं आएगा 2 और 6, तो ये वाला पॉइंट 6 होगा। ऐसे आपको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है, ये 6 वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। आपको ऐसे लिख के ये आप चेक कर सकते हो, बट आपको ऐसे दिखाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको उन्होंने बोला है भाई प्लॉटिंग द ग्राफ आपको चेक करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा सारे क्वेश्चंस। बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब देखो यहां पे क्या बोला गया है, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल पासेस थ्रू दीज पॉइंट्स। अब मेरा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ये हमें पता है। एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। लेट से मेरे पास 2 पॉइंट्स है, ठीक है, मेरे पास 2 पॉइंट्स है। कौन कौन से, ये है 1,5 और ये है मेरे पास 3,11, राइट। और इस पॉलिनोमियल का नाम है P ऑफ x, ठीक है। P ऑफ x कैसे लिखूंगा मैं, ax प्लस बी। मैंने पहले वाले क्लासरूम में भी बताया था कि मैं किसी भी पॉलिनोमियल को ax प्लस बी वाले फॉर्मेट में लिख सकता हूं। तो y इक्वल टू ax प्लस बी बोलो या फिर P ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी बोलो, बात एक ही है। अब अगर कोई भी 2 पॉइंट्स किसी भी लाइन पे लाई कर रहे हो तो वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी कि अगर ये पॉइंट जो है ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो मैं इस x और y की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डाल सकता हूं। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इस x और y की वैल्यू उठा के मैं इस इक्वेशन में डाल सकता हूं। तो ऐसे मेरे को 2 इक्वेशन मिल जाएंगे जिसकी मदद से मैं P ऑफ x की वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले मैं करूंगा पहला केस 1, जब मैं 1,5 को उठा के इस पॉलिनोमियल के अंदर डालूंगा। तो आप बोलोगे सर P ऑफ 1 यानी कि P ऑफ x लिखो या फिर y लिखो, एक ही बात है। तो आप बोलोगे सर y इज इक्वल टू ax प्लस बी होता है, और मैंने बोला y की जगह पे यहाँ पे 5 है मेरा, x की जगह पे मेरा 1 है और ये प्लस b, तो ये हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 5, मेरा पहला इक्वेशन, ठीक है। पहला इक्वेशन हो गया ये मेरा, a प्लस बी इज इक्वल टू 5, पहला इक्वेशन। केस 2 की बात करता हूं, केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या होगा, आप बोलोगे सर केस 2 में हमें लेना 3,11। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं y की जगह पे 11 रखूंगा, x की जगह पे 3 रखूंगा और ये प्लस b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो अभी मेरे पास 2 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 5 हो गया, ये मेरे पास हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 5 हो गया, और दूसरा मेरे पास हो गया 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11।
अब आपने बोला सर इसमें से हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तभी मैं अपने पॉलिनोमियल को, देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको पॉलिनोमियल ढूंढना है, वाई बोलो या पी ऑफ एक्स बोलो, एक ही चीज है, आपको ढूंढना है कि ए एक्स प्लस बी एक्चुअली में है क्या। वो आपको तब मिलेगा जब आपको ए की वैल्यू पता होगी और बी की वैल्यू पता होगी। जब भी पॉलिनोमियल ढूंढने को बोले वो ये चाहते हैं कि आप यहाँ पे 3x प्लस 2 या 5x लिखो या 6x प्लस 5 लिखो, ऐसे लिखने की बात कर रहे हैं वो, तो वो तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि यहाँ पे ए क्या है और बी क्या है। ठीक है, तो ये तो बस मैंने ऐसे ही समझाया, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। और यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मैंने बोला कि मैं बी को एलिमिनेट कर सकता हूँ, तो साइन को पलटो यहाँ पे, जैसे साइन को पलटा इसका भी साइन पलट जाएगा, इसका भी साइन पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 11, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 11 हो गया, ये b माइनस बी हो गया, ये a माइनस 3 हो गया। a माइनस 3 माइनस 2a होता है, इज इक्वल टू 5 माइनस 11 माइनस 6 होता है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब यहां पर अगर मैं लेफ्ट साइड में आऊं और अपने क्वेश्चन को देखूं, मेरे से क्या पूछा था, p ऑफ x निकालना है। अब मेरे को a मिला है, मैं a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में उठाकर डाल दूंगा तो मेरे को b की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा a का मतलब 3 प्लस b इज इक्वल टू 5, इसका मतलब b कितना है, 2 है। तो अब मैं अपना पॉलिनोमियल निकाल सकता हूं, मेरा पॉलिनोमियल जो p ऑफ x था जो कि ax प्लस b था, उसको मैं लिखूंगा p ऑफ x इज इक्वल टू a के जगह पे 3 x प्लस b के जगह पे 2, तो ये 3x प्लस 2 ही मेरा पॉलिनोमियल है। आपका इसका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब बोले सेकंड पार्ट में कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ p ऑफ x कट्स द एक्सिस। देखो जो एक्सिस होता है वो सिंगुलर होता है और जो एक्सिस होता है वो प्लूरल होता है। जब वो एक्सिस की बात करें, इसका मतलब ये है कि वो आपसे जानना चाहते हैं कि x एक्सिस को कब काटेगा और ये y एक्सिस को कब काटेगा। तो इसके लिए कंसेप्ट पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, कि एक पेज ऐड करता हूं, उसके बाद बताता हूं कि अगर कोई पॉइंट, अगर कोई लाइन x एक्सिस को कट करता है, उस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर कोई लाइन y एक्सिस को कट करता है ना, उस पॉइंट पे जैसे ही वो लाइन y एक्सिस को कट करता है, तो जिस पॉइंट पे y एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट पे y को x कोऑर्डिनेट 0 हो जाते हैं और y एक्सिस जो भी उस पॉइंट का है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये कंसेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा एक्चुअली में आया क्या है, 3x प्लस 2, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ये मेरा इस क्वेश्चन का पॉलिनोमियल है कि नहीं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 में अगर मेरे को निकालना है कि ये y को कब कट करता है, इफ वी वांट टू नो द कोऑर्डिनेट्स वेयर इट cuts the coordinate where it cuts the x axis, put y is equal to 0। बस आपको y is equal to 0 पुट करना। जैसे y equal to 0 पुट करा तो 3x प्लस 2 वहां गया तो माइनस 2 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू माइनस 2/3। तो इसका मतलब ये है कि आपको पता है वो कोऑर्डिनेट क्या, जो मैंने ये लिखा है, ये वाला जो पॉइंट, कि जब आपका लाइन x एक्सिस क्रॉस करता है तो x एक्सिस को किस पॉइंट पे वो काटता है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बस y को 0 डाल दो, तो ये हो जाएगा माइनस 2/3, 0, ये पॉइंट मैंने निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे अगर आपको निकालना है कि वो किस पॉइंट पे y एक्सिस को कट करेगा, ये जानने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको x को 0 डालना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, मेरे को पता लगाने की वो y को कहां पे कट कर रहा है, y को यहां पे कट कर रहा होगा और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहां पे पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 3 इंटू 0 प्लस 2 का मतलब y इज इक्वल टू 2 ही हो गया। तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है, जो मैंने ये कोऑर्डिनेट बताया ना आपको, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,2, x0 और y2, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो x का पूछे तो आप बोलोगे सर माइनस 2/3, 0, y का पूछे कि y एक्सिस पे कहां पे कट करता है, तो 0,2 पे करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है, ये मैं मानता हूं कि हाँ इस पूरे एक्सरसाइज में, बैक एक्सरसाइज में ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में काउंट होता है, लेकिन हम ना इसे भी देखो कैसे इजीली सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, एक हमें दे रखा है p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b दे रखा है, और दूसरा हमें दे रखा है q ऑफ x इज इक्वल टू cx प्लस d दे रखा है। ठीक है, और मुझसे बोले कि p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5, यानी कि अगर मैं p ऑफ 0 का मतलब क्या है, p ऑफ 0 का मतलब अगर मैं x की जगह पे 0 डालता हूं तो उसका आंसर 5 आता है। तो x की जगह पे 0 डालूंगा तो आप बोलोगे सर p ऑफ 0 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो आप बोलोगे सर ये तो उसका मतलब ही हो गया, तो पूरा 0 हो गया, a इंटू 0 0 होता है, तो b इज इक्वल टू 5 आ गया। अब मेरे पास b इज इक्वल टू 5 बचा। ठीक है, अब क्वेश्चन में सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है कि द पॉलिनोमियल p ऑफ x माइनस q ऑफ x। देखो p ऑफ x माइनस q ऑफ x होता क्या है, ये आपका पहला स्टेप था, दिस वाज योर फर्स्ट स्टेप। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप क्या कहता है
सेकेंड स्टेप को नेक्स्ट डिफरेंट कलर से लिखते हैं। सेकेंड स्टेप, तो सेकेंड स्टेप में कहते हैं कि पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स क्या होता है। तो आप बोलोगे सर पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स का मतलब ये हो गया कि यहां पे पी ऑफ एक्स जो कि है हमारा ए एक्स प्लस बी और क्यू ऑफ एक्स जो कि है हमारा सी एक्स प्लस डी। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ए माइनस सी इंटू एक्स प्लस बी माइनस डी, ये हो गया मेरा पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स। अब क्या बोला, कट्स द एक्स एक्सिस एट 3,0। कंसेप्ट समझो। अब अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं और ये मेरा लाइन है ये, और ये पॉइंट है मान लो 3,0, मतलब कि इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी हम जब लिखते हैं ना, तो मैंने बोला कि अगर कोई पॉइंट एक लाइन में लाई करता है तो वो पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप y के जगह पे 0 रख सकते हो, आप x की जगह पे 3 रख सकते हो, तो आप उसकी वैल्यूज ऐसे निकाल सकते हो यहाँ पे चीजों की। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो p ऑफ x माइनस क्यू ऑफ x है जो हमें मिला a माइनस सी इंटू एक्स, a माइनस सी इंटू एक्स, पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स क्या मिला, a माइनस सी इंटू एक्स प्लस बी माइनस डी। तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। अच्छा देखो, पी ऑफ एक्स पे एक पॉलिनोमियल है, क्यू ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल का डिफरेंस निकालोगे दूसरे पॉलिनोमियल से तो एक पॉलिनोमियल मिलेगा ना। तो बोला है कि इसमें अगर आप एक्स ये कट करता है एक्स एक्सिस को, कट्स द एक्स एक्सिस, कट्स द एक्स एक्सिस एट 3,0। इसका मतलब यहां पे अगर आप x को 3 रखोगे तो y को आपको 0 रखना पड़ेगा। यहां पे y क्या है यार, y आउटपुट ही तो है ना मेरा, y इज इक्वल टू है, y इज इक्वल टू ही है ना ये चीज, y इज इक्वल टू a माइनस सी इंटू एक्स प्लस बी माइनस डी। तो यहां पे अगर आप y को 0 रखोगे तो आपका x क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस बी माइनस डी। तो ये आपके पास आ जाएगा, अरे यार ये आपके पास आ जाएगा। अब देखो b की वैल्यू मेरे को पता है, मैंने पीछे b की वैल्यू मैंने निकाली थी, कितना है b की वैल्यू है 5, b इज इक्वल टू 5। अब देखो यहाँ पे तो मैं लिख दूंगा 3a माइनस सी प्लस 5 माइनस डी। देखो 5 निकाला था ना मैंने, 5 माइनस डी, 5 माइनस डी कहां गया, ये रहा b की वैल्यू, ये मैंने निकाली यहाँ पे b इक्वल टू 5। अब यहाँ पे क्या बोला है अगले स्टेटमेंट में, सम ऑफ p ऑफ x एंड q ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 4। अब देखो p ऑफ x प्लस q ऑफ x क्या होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, p ऑफ x प्लस q ऑफ x, p ऑफ x प्लस q ऑफ x का सम इन्होंने दे रखा है कि भाई ये ना 6x प्लस 4 के बराबर है, 6x प्लस 4 के बराबर है। अब यहां पे देखो p ऑफ x है ax प्लस b और q ऑफ x है cx प्लस d, और इसका सम निकालूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस सी इंटू एक्स और ये हो जाएगा प्लस b प्लस d। ये किसके बराबर है, 6x प्लस 4 के बराबर है। आपको यहां पे क्या करना है, आपको यहां पे कंपेयर करना है। देखो x का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है, आप बोलोगे सर x का कोएफिशिएंट यहां पे 6 है, x का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है, a प्लस सी है, तो इसका मतलब यहां से मैं ये बता दूंगा कि a प्लस सी ही 6 है, ठीक है। और यहां पे देखो ये 4 है कांस्टेंट टर्म, और यहां पे ये b प्लस टी कांस्टेंट टर्म है, तो b प्लस डी यहां से 4 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत मुश्किल नहीं कहूंगा मैं, थोड़ा सा लंबा है। एक बार समझ लोगे ना फिर कभी आपको बार बार मतलब ऐसे बहुत डीपली स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और एक बार देखते हैं आगे कहां गया, नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं। तो ये हो गया आपका कौन कौन से आ गए हमारे पास, a प्लस सी इज इक्वल टू 6 है, b प्लस डी इज इक्वल टू 4 है, a प्लस सी इज इक्वल टू 6 है, b प्लस डी इज इक्वल टू 4 है, और हमें b इज इक्वल टू 5 की वैल्यू हमें फर्स्ट स्टेप से मिल गई थी। सेकंड स्टेप से हमें क्या मिला था, 3 इंटू ए माइनस सी, हमें सेकंड स्टेप से मिला था 3 इंटू ए माइनस सी और प्लस ये कहा गया a माइनस सी प्लस उसके बाद हमें मिला था 5 माइनस डी, 5 माइनस डी, 5 माइनस डी इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 0। ये 0 रखा नहीं मैंने यहाँ पे, इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। ये सारी चीजें अभी हमारे पास है। अब देखो ये इतनी सारी चीजें अभी हमने जो पास्ट हमें जो भी इन्होंने क्वेश्चंस में हिंट दिए थे उससे, या जो भी हमें इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिए थे उससे हमने ये सारी इक्वेशंस बना ली है। अब b इज इक्वल टू 5 की वैल्यू अगर मैं यहां डाल दूंगा तो आप बोलोगे सर 5 प्लस d इज इक्वल टू 4 विच इंप्लाइज d इज इक्वल टू 4 माइनस 5 विच इंप्लाइज d इज इक्वल टू माइनस 1। तो d की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस 1। d की वैल्यू माइनस 1 आते ही d की वैल्यू को उठा के यहां डालो, इधर पुट करो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए माइनस सी प्लस 5 माइनस ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए माइनस सी प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3a माइनस सी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन में 3 जो कि हो जाएगा माइनस 2। अब आप देखो आपके पास क्या आ गया फाइनली, a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2। अब आपके पास एक ये इक्वेशन है, अब आपके पास एक a प्लस सी वाला इक्वेशन है, आपके पास b की वैल्यू है, आपके पास d की वैल्यू है, आपके पास क्या नहीं है, आपके पास a नहीं है,
आपके पास सी नहीं है, और उस ए और सी की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हो। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूं आपको। ए प्लस सी इज इक्वल टू 6 है मेरे पास, ए प्लस सी इज इक्वल टू 6 है पहला इक्वेशन, और दूसरे इक्वेशन है मेरे पास ए माइनस सी इज इक्वल टू -2, ए माइनस सी इज इक्वल टू -2। मैंने इसको सॉल्व करा। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे c और माइनस सी, कुछ यहाँ पे साइन चेंज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनको आप अगर आप जोड़ोगे दोनों इक्वेशंस को तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, प्लस सी माइनस सी घट जाएगा, 0 हो जाएगा, और a प्लस ए मिलकर 2a बन जाएगा, 6 माइनस 2 4 बन जाएगा। तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। अब a की वैल्यू 2 आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन में उठाकर डालो, c की वैल्यू निकल जाएगी। तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 6, इसका मतलब, सॉरी ये क्या कर दिया, a की वैल्यू है ना 2 प्लस सी इज इक्वल टू 6, इसका मतलब c इज इक्वल टू 6 माइनस 2, जो कि हो जाएगा 4। तो c की वैल्यू भी आ गई। अब आपसे लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया, आप देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा फाइंड द पॉलिनोमियल p ऑफ x एंड q ऑफ x। देखो p ऑफ x क्या था, आप बोलोगे सर p ऑफ x जो है ना वो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, ax प्लस b। क्या मैंने अपना a निकाल दिया, तो आपने बोला सर बिल्कुल a मेरा 2 है, x और b स्टार्टिंग में हमने निकाल दिया 5, b हमारा 5 निकला हुआ, तो p ऑफ x की वैल्यू मैंने निकाल दी, ये रही भाई। अब बात करते हैं q ऑफ x की। q ऑफ x कैसे निकलेगा, q ऑफ x क्या बोला है, q ऑफ x था cx प्लस डी, cx प्लस डी। अब cx प्लस डी कैसे होगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे क्या करेंगे हम, c की वैल्यू हमें पता है 4 है, तो q ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस d कितना निकाला, d आपने बोला सर हमें -1 निकाला, तो ये हो जाएगा +-1। तो जो बात में जाएगा इसको मैं लिख सकता हूं q ऑफ x इज इक्वल टू 4x -1। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैंने p ऑफ x भी निकाल दिया, और q ऑफ x भी निकाल दिया। ठीक है बच्चों, अच्छे से ध्यान से समझना, नहीं समझ आए कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं वो चीज दोबारा आपको समझाऊंगा। तो बच्चों अब 12th क्वेश्चन में चलते हैं। लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन्स मेड यूजिंग मैचस्टिक्स। अ न्यू हेक्सागन गेट्स एडेड एट एवरी स्टेज which shares a side with the last hexagon of the previous stage। अच्छा यहां पे क्या है ना, स्टेज समझो कि स्टेज 1 की बात अगर मैं करता हूं, स्टेज 1 ये स्टेज है, ठीक है, ये पहला जहां पे स्टेज 1 की बात कर रहा हूं, और यहां पे मैं बात करूंगा हेक्सागन में कितने मैचस्टिक्स यूज किए, मैचस्टिक यूज्ड। स्टेज 1 का मतलब, स्टेज का मतलब हेक्सागन भी तो हो गया, स्टेज और हेक्सागन एक ही तो चीज हो गया। स्टेज 1 में 1 हेक्सागन है, स्टेज 2 में 2 हेक्सागन है, स्टेज 3 में 3 हेक्सागन है, तो स्टेज बोलो हेक्सागन बोलो एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना हमें पकड़ना है पैटर्न, यहाँ पे वो पैटर्न वाला क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जब मेरा स्टेज 1 था, स्टेज 1 में 6 हेक्सागन है, ठीक है बहुत बढ़िया। जब मेरा स्टेज 2 है तो 2 हेक्सागन से कितने हेक्सागन है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां पे 11 मैचस्टिक का यूज करा है इन्होंने 2 हेक्सागन बनाने के लिए। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब अगर मैं बात करता हूं स्टेज 3 की, स्टेज 3 में 3 हेक्सागन है और इसको बनाने के लिए कितने मैचस्टिक्स लगे, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 हो चुके हैं यहाँ पे भाई। तो यहाँ पे करेक्ट मेरे को एक पैटर्न पता चल रहा है। यहाँ पे पैटर्न की अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे अगर एक पैटर्न देखोगे, 1 मिनट से 16 को लिख देता हूं मैं जरा, यहाँ पे ग्रीन से 16। तो यहाँ पे अगर एक पैटर्न पकड़ोगे, आप देखो यहाँ पे मेरे को एक पैटर्न ये दिख रहा है कि जो नीचे वाला नंबर है वो 5 टाइम्स से एक ज्यादा है, ऊपर वाले नंबर का 5 टाइम्स से एक ज्यादा है। 3 इंटू 5 15 प्लस 1, 2 इंटू 5 10 होता है, 10 प्लस 1 11, 1 और नीचे 6 लिखा है, तो 1 इंटू 5 प्लस 1 6। तो एक पैटर्न मैंने पकड़ लिया। उन्होंने क्वेश्चन में भी ये पूछा था, शायद क्वेश्चन में पैटर्न नहीं पूछा ना, शायद से क्या पूछा है, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न। तो बहुत आसान है, नेक्स्ट 2 स्टेज कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आप बोलोगे सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, 4th स्टेज में कितने वो होंगे, तो आप बोलोगे सर 4। मैंने पैटर्न क्या पकड़ा है कि 4, मैं अगले पेज पे करके दिखाता हूं आपको, 1 मिनट को। नंबर ऑफ मैचस्टिक्स यूज विल बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैच स्टिक्स यूज्ड विल बी इज इक्वल टू कितना होगा, आप बोलोगे स्टेज इंटू 5 प्लस 1। स्टेज नंबर ऑफ हेक्सागन्स बोलो या फिर स्टेज बोलो, एक ही बात है, स्टेज बोलो या नंबर ऑफ हेक्सागन्स बोलो, इसका इंटू 5 करके इसमें 1 जोड़ देना। ये मेरा पैटर्न बना है। ऑलरेडी 3 हमें दे रखे थे, हमसे पूछा गया है कि अगला 2 क्या बोले, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस। तो नेक्स्ट 2 स्टेजेस में कितना होगा, तो आप बोलोगे सर स्टेज 4 की बात हो रही है, स्टेज 4 का मतलब क्या है, हेक्सागन भी 4 है उसके अंदर स्टेज 4 में। तो
तो हेक्सागन भी 4 है, तो सिंपली क्या करना है आपको, नंबर ऑफ मैस्टिक्स पता लगाने के लिए, नंबर ऑफ मैस्टिक्स पता लगाने के लिए बहुत आसान, मैस्टिक्स पता लगाना है तो कैसे निकालोगे, 4 इंटू 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 21। अरे 21, ये 21 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 21 क्या आ जाएगा, 21 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या बोला, नेक्स्ट 2 स्टेज बोला ना, जब स्टेज 5 की बात होगी, स्टेज 5 का मतलब हेक्सागन भी 5 है, तो उस केस में नंबर ऑफ मैस्टिक्स हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 1, जो कि हो जाएगा 25 प्लस 1 26। भाई इसको ड्रॉ कर लेना, अब ड्रॉ क्या करके बताऊंगा मैं, यहाँ पे 3 है, इसके ऊपर एक और चिपका देना, कहीं पे एक और चिपका देना, बस ये तो करना। हाउ मेनी मैस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड एट दी स्टेजेस, वो मैंने आपको बता दिया, कितने कितने मैस्टिक्स चाहिए होते हैं, 21 चाहिए होंगे, इसको 26 चाहिए होंगे। अब आपके पास ऑलरेडी 3 बने हुए हैं, चौथा कैसे बनाओगे, चौथा इसी के ऊपर, यहाँ पे मैं यहीं पे बना के दिखाता हूँ कि यहाँ पे ऐसे बना देना करके, ऐसे करके यूं करके बना देना। अब इसको क्या ही बनाऊं मैं, ठीक है, आप लोग बना लेना ये चीज, और एक को यहाँ और चिपका देना, ये 4th स्टेज में हो जाएगा, 5th स्टेज में इसके ऊपर एक और बना देना, बस यही तो है इसके अंदर। ये टेबल तो मैंने पहले कंप्लीट करा दिया, कि मतलब पहले वाले में क्या था, पहले वाले में एक्चुअली में 1 का 5 टाइम्स और उससे एक ज्यादा तो 6, 2 का 5 टाइम्स 10, उससे एक ज्यादा 11, 3 का 5 टाइम्स और उससे एक ज्यादा 16, 4 का 5 टाइम्स 20 और उससे एक ज्यादा, 5 का 5 टाइम्स 25 और उससे एक ज्यादा 26। एन का क्या होगा, तो यहाँ पे स्टेज एन है, तो बहुत अच्छा, देखो हमने क्या बनाया था, स्टेज को अगर हम एन ही मान लेते, इसको अगर हम एन मान लेते, तो ये क्या हो जाएगा 5n प्लस 1, ये आ जाएगा 5n प्लस, नंबर ऑफ मैस्टिक्स हो जाएगा 5n प्लस 1, मतलब कि जो स्टेज नंबर है, नंबर ऑफ स्टेज जो भी चल रहा है उसका 5 से मल्टीप्लिकेशन करके उसमें एक जोड़ दो, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, फाइंड द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज, मैंने आपको बता दिया क्या है वो, नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड विल बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स इंटू n प्लस 1, जिसको आप 5n प्लस 1 भी लिख सकते हो, ये मैंने आपको करा दिया है ऑलरेडी, आप देख लेना। अब चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ कंसेप्ट्स आने वाले हैं, मैं आपको बताता हूं पहले वो कंसेप्ट है क्या। सबसे पहले तो ये समझो मेरे प्यारे बच्चों कि अगर 2 लाइन में एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, ये मेरा ग्राफ है, ये मेरे एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, और मैंने ऐसे इसका पैरेलल एक और लाइन खींच दिया है, यहां पे पैरेलल लग रहा है ये, अरे यार ये मैंने एक और पैरेलल लाइन ऐसे खींच दिया है, यहां पे 2 लाइन पैरेलल है, तो 2 पैरेलल लाइंस का स्लोप ऑफ 2 पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। सर ऐसा क्यों हुआ, ये जरा बताओगे? बिल्कुल बताता हूं, आप देखो यहां पे ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चलता हूं आगे नेक्स्ट पेज पे, और मैंने बोला कि अगर मैं 2 पैरेलल लाइन है, ये मेरे पास एक पैरेलल लाइन, ये मेरे पास दूसरा पैरेलल लाइन, स्लोप निकालूं, स्लोप कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से निकालते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निकालते हैं, मेजर करते हैं ऐसे। तो आपने बोला सर ये वाला जो एंगल होगा ना, स्लोप होता क्या है, स्लोप यही तो मेजर होता है ना, एंगल ही तो होता है स्लोप, कि यहां से ये लाइन कितना ऊपर है, ये आपका लाइन एल है और ये आपका लाइन एम है, ये आपका हॉरिजॉन्टल से आप मेजर कर रहे हो कि एल और एम क्या है। तो आप बताओ, आपने ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ट्रांसवर्सल की तरह ऐड कर रही है, ये वाला लाइन एक ट्रांसवर्सल है, और अगर वो 2 लाइन पैरेलल है ना, तो अगर ये एंगल 1 है, तो ये वाला एंगल भी एंगल 1 होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और इसी एंगल को, एंगल 1 ही हमारा स्लोप होता है, एक्चुअली में देखा जाए तो यही हमारा स्लोप होता है। तो यहां पे क्योंकि हमारा थीटा यहां पे सेम है, एंगल हमारा सेम है, तो टेंजेंट ऑफ दैट एंगल विल आल्सो बी द सेम। एक्चुअली स्लोप होता क्या है, जब आप बड़ी क्लासों में आ जाओगे तो आप पढ़ोगे स्लोप इज टेंजेंट ऑफ एंगल 1, क्योंकि यहां पे एंगल 1 दोनों जगह सेम है, तो टेंजेंट भी सेम आएगा, ठीक है। तो यहां पे आप बोलोगे कि यहां पे 2 पैरेलल लाइंस के स्लोप्स जो होता है ना वो सेम होते हैं, लेकिन जो इनका वाई इंटरसेप्ट होता है वो अलग अलग होता है। देखो इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट ये होगा कि भाई ये तो वाई एक्सिस को यहां पे कट कर रहा है, और ये वाला लाइन वाई एक्सिस को यहां पे कट कर रहा है, तो दोनों केसेस में वाई इंटरसेप्ट तो अलग होगा, वाई इंटरसेप्ट विल बी डिफरेंट, स्लोप सेम होगा लेकिन वाई इंटरसेप्ट सेम होगा, ठीक है। अब इस लॉजिक का यूज से क्वेश्चन करते हैं। अब देखो कि हमसे क्या बोला गया, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax प्लस बी, मेरे पास पी ऑफ एक्स है जिसकी वैल्यू है ax प्लस बी, पॉलिनोमियल दे दिए, और क्यू ऑफ एक्स दूसरा पॉलिनोमियल है जिसको लिख सकते हैं हम cx प्लस डी।
दो लीनियर पॉलिनोमियल है, द ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स 2,3 एंड 6,11। बहुत आसान। तो देखो यहां पे पी ऑफ एक्स के बारे में बात की गई है। क्या बात की गई है कि उन्होंने बोला कि जो पी ऑफ एक्स के ऊपर ना दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है 2,3 और दूसरा पॉइंट है 6,11। तो मैंने आपको पहले भी ये चीज बताया था कि अगर ग्राफ के किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स लाई करते हैं तो वो पॉइंट्स ना उस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। पी ऑफ एक्स एक्चुअली में है क्या? पी ऑफ एक्स को मैं वाई की तरह भी तो मान सकता हूं ना, वाई ही है पी ऑफ एक्स। मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप लेक्चर को बीच में से देख रहे हो, यही आपका नुकसान है। जो मैं पहले बता चुका हूं वो आपको मिस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। तो अगर कोई भी दो पॉइंट्स इस इक्वेशन पे, इस लाइन पे लाई करते तो वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो आप इस कोऑर्डिनेट्स को इस इक्वेशन में डाल सकते हो। जैसे कि ये 2,3 क्या हो जाएगा, x, y हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या बोलोगे, सर अगर मैं y की जगह पे 3 रखूंगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी, एक्स की जगह पे 2 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इस वाले कोऑर्डिनेट्स को भी आप इसमें पुट करोगे कि ये वाला पॉइंट भी इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह पे 11 रखो, ये बराबर हो जाएगा 6 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन, दो इक्वेशन आ गए। अब दो इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे? तो आपने बोला सर 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3 मेरे पास पहला इक्वेशन, और 6a प्लस बी इज इक्वल टू 11 मेरे पास दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले बोला था b और b क्या है, साइन साइन दोनों के सेम है, तो साइन पलट दो, नए माइनस कर दो। तो यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं पहले सिखा चुका हूँ। टाइम स्टैम्प का फायदा ये है कि आपको जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पे पहुंचना है पहुंच लोगे, देख लोगे। लेकिन नुकसान ये कि जो कंसेप्ट में पहले समझा चुका हूं वो आप नहीं समझ पाओगे। तो अगर आपको एक बार कंसेप्ट सीखना है ना, तो स्टार्टिंग से वीडियो को देखना मत भूलना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा b माइनस बी ना कट जाएगा, 0 आ जाएगा। 2a माइनस 6 से कितना होता है, -4a होता है। 3 माइनस 11 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 3 8 -8 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर -8 अपॉन में -4 जो कि होता है 2। a की वैल्यू आ गई 2। मेरे को a कितना मिलेगा, a मेरे को मिल जाएगा 2 मिल जाएगा a। अब अगर a 2 है तो मैं b नहीं निकाल सकता, बहुत आसान है b निकालना। तो इसमें एक काम करते हैं, b निकालते हैं। a मेरे पास 2 है, मैं कोई भी इक्वेशन में डाल दूंगा। इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, तो 2 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4, तो b इज इक्वल टू -1। तो b मेरे को मिल गया -1, a मेरे को मिला था 2, b मेरे को मिल गया -1। अब क्या है क्वेश्चन में बोला है, द ग्राफ ऑफ क्यू ऑफ एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट 4, -1। तो जो क्यू ऑफ एक्स है, क्यू ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। तो मतलब इसमें ये बोला कि एक लाइन है सी एक्स प्लस डी वाला, इस लाइन पे दो पॉइंट्स, दो नहीं एक ही पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, 4, -1 नाम का एक पॉइंट लाई करता है, 4, -1। तो आपने बोला इससे हमें ये पता चल जाएगा कि क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो हो जाएगी, देखो क्यू ऑफ एक्स की जगह पे आप क्या रखोगे, आपने बोला सर -1, क्योंकि देखो ये x है ये y है, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। y की जगह पे -1 आएगा, x की जगह पे 4 आएगा, तो 4c प्लस डी। तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 4c प्लस डी। ठीक है, अब सवाल ये है कि हम इसमें और कुछ कर नहीं सकते क्यू ऑफ एक्स के अंदर, क्योंकि क्यू ऑफ एक्स के अंदर ना हमें यहाँ पे और कुछ डिटेल दे नहीं रखा इन्होंने। दिक्कत ये है कि इन्होंने इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट दे रखा है ये वाला, इन्होंने दूसरा कोऑर्डिनेट भी देते तो हम दो इक्वेशन का यूज करके फिर सीओडी निकाल देते। लेकिन इसके बदले में इन्होंने थर्ड जो पॉइंट है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है, वो ये बोला है इन्होंने कि द ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स इज पैरेलल टू क्यू ऑफ एक्स। तो मैंने आपको यहां पे पहले ही समझा दिया कि अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उन दोनों का स्लोप सेम होता है। स्लोप क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन में पहले वाले जो आपका स्लोप आया वो क्या आया, तो आप बोलोगे सर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं पहले वाले को ax प्लस बी था, तो 2 इंटू एक्स प्लस बी का मतलब प्लस -1। तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x -1, है कि नहीं। ये मेरा आ गया पहला पॉलिनोमियल। इसमें जो 2 लिखा है ना, 2 यही तो स्लोप है, यही तो स्लोप है। और जो स्लोप इस पॉलिनोमियल का होगा वही नीचे वाले पॉलिनोमियल का होगा, क्योंकि यहां पे दोनों जो लाइंस हैं वो पैरेलल है एक दूसरे के। तो c की वैल्यू और a की वैल्यू सेम ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि बिकॉज स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल फॉर टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल। मैं आगे समझा चुका हूं आपको। तो आपने बोला मैं c इक्वल टू a, क्योंकि c इज इक्वल टू a तो c की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो यहां पे मैं लिख दूंगा, इसकी वैल्यू उठा के यहां डालो c की वैल्यू, तो -1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस डी। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा d इज इक्वल टू -1 -8 जो कि हो जाएगा -9। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। आपने बोला एक पेज ऐड करते हैं, तो q ऑफ x मेरे पास था cx प्लस डी। मैंने c की वैल्यू क्वेश्चन में निकाल दी है जो कि है 2,
और डी है -9, तो 2x - 9, तो ये मेरा हो गया q ऑफ x। आपसे क्या बोला था क्वेश्चन में, आप देखो, आपको p ऑफ x निकालना था, q ऑफ x निकालना था। आपसे ये पूछा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइन मीट्स द x एक्सिस। तो मतलब ये दोनों जो लाइंस है ना, ये x एक्सिस पे कहां पे मीट करेंगे, तो ये वाला लॉजिक भी मैं आपको बता चुका हूं। अगर कोई भी लाइन हमें बताना है कि कोई भी लाइन x एक्सिस पे किस पॉइंट पे टच कर रही है, तो उस पे y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, y 0 हो जाता है और x कुछ ना कुछ रहता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आपके पास p ऑफ x यहाँ पे क्या आया, p ऑफ x आपने बोला, यहाँ पीछे लिखा है ना मैंने, p ऑफ x इक्वल टू 2x - 1, तो p ऑफ x आपके पास 2x - 1 है, q ऑफ x आपके पास 2x - 9 है। तो आपने बोला आपको सिंपली ये पता लगाना है कि ये जो दोनों लाइन है ये x एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करेंगी, तो उसके लिए क्या करो, इसका y 0 डाल दो। y 0 डालने का मतलब है p ऑफ x को 0 डाल दो, तो p ऑफ x 0 डाल दोगे तो ये हो जाएगा 2x - 1, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, उधर चले जाएगा और 2 नीचे, x इज इक्वल टू 1/2, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/2, 0। ये वो पॉइंट है जहां पे p ऑफ x x एक्सिस को टच करेगा। अच्छा, इसका पता लगाना है, q ऑफ x का पता लगाना है, तो इसको भी q ऑफ x को 0 डालो, 2x - 9, तो ये हो जाएगा 9/2, तो x इज इक्वल टू 9/2। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9/2, 0। तो ये वाला वो पॉइंट होगा जहां पे q ऑफ x x एक्सिस को टच कर रहा होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछना। अब चलते हैं अपने इस चैप्टर के आखिरी सवाल पे। तो व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस a, a ग्रेटर देन 0 हैव इन कॉमन। तो यार यहां से मुझे ये समझ आ रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस a बोला हुआ है। सबसे पहले तो यहां पे जो स्लोप है और y इंटरसेप्ट है, बोथ आर सेम। स्लोप इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट, दोनों सेम है। यहाँ पे स्लोप और y इंटरसेप्ट की वैल्यू सेम है यहाँ पे मेरे पास। और मैं बोल सकता हूं कि a इज इक्वल a ग्रेटर देन 0 है, तो पॉजिटिव स्लोप बनेगा, पॉजिटिव स्लोप बनेगा। और मैं बोल सकता हूं क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है तो लीनियर ग्रोथ होगा, यहाँ पे लीनियर ग्रोथ होगा, लीनियर ग्रोथ होगा। और इसमें क्या बोल सकते हैं, जैसे लीनियर ग्रोथ का मतलब a पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका ग्राफ हमेशा ऐसे पास होगा, तो मतलब कि इसका झुकाव टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस होगा। तो इसमें और क्या बता सकते हैं, बस इतनी सारी चीजें कॉमन होगी इन सबके अंदर। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने डिटेल में हर एक क्वेश्चन समझाया है, सारे क्वेश्चन बिना छोड़े कंप्लीट किया। आपको मैंने कुछ होमवर्क भी दिए हैं बीच बीच में क्वेश्चंस, उसको जरूर करना, स्किप मत करना, ग्राफ पेपर पे करना। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना भाई, क्योंकि मेरे को आपको सपोर्ट चाहिए यार। मैं सारे चैप्टर्स आपको ऐसे ही कराऊंगा डिटेल में। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।